क्लोई खुद सुप्रीम बोन निकालकर तुम्हें दे देती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ जाता है। पहला ऑप्शन, सुप्रीम बोन स्वीकार करो, प्राइमोर्डियल आइज हासिल करो और यहां से एक अजय रास्ते पर चलकर आखिरकार अर्थ रेल्म तक पहुंचो। दूसरा ऑप्शन, इस इनाम को ठुकरा दो और उसकी जगह इनविंसिबल रिबाउंड सिस्टम अनलॉक करो। जो भी इस सिस्टम की बाइंडिंग कंडीशंस पूरी करेगा उसे हर तरह के जबरदस्त रिबाउंड मिलेंगे। ये कैसा मजाक है, मैं किसी घटिया विलन सिस्टम से बंधा हुआ हूं, तुमने गलत इंसान चुन लिया है। डिंग, रिबाउंड सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया। पहला रिबाउंड पक्का बिलियन फोल्ड क्रिटिकल हिट ट्रिगर करेगा। ये देखकर तुम्हारा दिल खुशी से उछल पड़ता है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि पहला ड्रॉप रेट इतना जबरदस्त होगा, लेकिन इससे पहले कि तुम खुश हो पाते अचानक तुम्हारे चारों तरफ इल्जामों की आवाजें गूंजने लगती हैं। ईथन, ये तुम्हारी सुप्रीम बोन है, तुम इसके साथ पैदा हुए थे लेकिन तुम इसे कभी जगा नहीं पाए। तुम्हारे लिए ये बस धूल में दबा हुआ एक मोती है, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह फैसला कर लिया है। अब से ये तुम्हारी नहीं रही। हर शब्द बर्फ जैसे ठंडे ब्लेड की तरह सीधे तुम्हारे दिल में उतर रहा था। ये आवाज क्लोई की थी, वो बहन जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। नीले कपड़ों में खड़ी उसके चेहरे पर अटल फैसला साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक हड्डी थी जो दिव्य रोशनी से चमक रही थी। वही तुम्हारी सुप्रीम बोन थी। तुम्हारे होठों के कोने से खून की एक धार बह रही थी। तुम्हारी छाती पर बना गहरा घाव जहां से हड्डी निकाली गई थी इतना गहरा था कि अंदर की हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं। दर्द हड्डियों तक उतर रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द धोखे ने दिया था। तुमने उसे हैरानी से देखा। यही वो लड़की थी जो बचपन में तुम्हारे पीछे पीछे घूमती थी, डरते डरते तुम्हें भाई कहती थी और जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करने का वादा करती थी। क्यों तुम्हारी आवाज भारी हो गई, हर शब्द कांप रहा था। क्लोई की आंखों में जरा भी बदलाव नहीं आया, उनमें सिर्फ दया और नफरत थी। क्यों ईथन, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम्हारे पास सिर्फ नाम की सुप्रीम बोन है। 16 साल हो गए लेकिन तुम इसे अब तक जगा नहीं पाए। तुम्हारी कल्टिवेशन अभी भी क्यूई रिफाइनिंग 3rd लेवल पर अटकी हुई है। तुम इसकी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हमारे रीड परिवार को एक असली पावर हाउस चाहिए। मैं क्लोई भविष्य की महारानी ऐसे भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो कल्टिवेशन ही ना कर सके। तुम सिर्फ मेरा रास्ता रोकोगे। ये हड्डी सिर्फ उसी के पास चमक सकती है जो सच में गिफ्टेड हो। ये तुम्हारे साथ दफन होकर बर्बाद नहीं हो सकती। उसका हर शब्द तुम्हारे दिल में और गहराई तक उतरता गया। बिल्कुल सही कहा। हॉल की सबसे ऊंची सीट से एक भारी आवाज गूंजी। परिवार के ग्रैंड एल्डर ने आर्मरेस्ट पर जोर से हाथ मारा और सख्त आवाज में कहा, ईथन, क्लोई ने जो किया वो परिवार की भलाई के लिए किया है। बड़े भाई होने के बावजूद तुमने कभी परिवार का बोझ नहीं उठाया, उल्टा तुम अपनी बहन पर बोझ बन गए हो। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मेरी गलती? अचानक तुम जोर से हंस पड़े। वो हंसी इतनी कड़वी थी कि पूरे हॉल में गूंज उठी। तुम तब तक हंसते रहते हो जब तक तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकल आते। तुम्हारी छाती से बहता खून और गहरा होता जाता है। तुम पूरे हॉल पर नजर डालते हो। एल्डर्स क्लैन के लोग और बाहर से आए मेहमान सब यहां सिर्फ तमाशा देखने आए हैं। हर चेहरे पर बेपरवाही और मजाक साफ दिखाई दे रहा है। इसे तो बहुत पहले ही सुप्रीम बोन छोड़ देनी चाहिए थी। ये हमारे रीड परिवार पर सिर्फ एक बोझ है। क्लोई सच में परिवार की भलाई समझती है। वो हमारे परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। हर एक बात तुम्हारी बची हुई इज्जत को बार बार रौंद रही थी, तो तुम्हारी असल औकात बस इतनी ही थी। एक बोझ, एक कुर्बानी। वो एल्डर्स जो कभी तुम्हें प्यार से मुस्कुराकर देखते थे, वो बहन जिसे तुमने बार बार बचाया था। ये सब झूठ था। तुम्हारे दिल में बची आखिरी गर्माहट भी पूरी तरह कुचल चुकी थी। अब सिर्फ बर्फ जैसा ठंडा गुस्सा बाकी था। क्लोई, इस पर और शब्द बर्बाद मत करो। बेहतरीन रेशमी कपड़े पहने एक एल्डर आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक जेड बॉक्स था और चेहरे पर साफ चापलूसी झलक रही थी। मास्टर जूलियन अभी भी पीछे वाले हॉल में इंतजार कर रहे हैं। ये सुप्रीम बोन उन्हीं के लिए है। हम उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करा सकते। तुम्हारी आंखें अचानक फैल गईं। अब तुम्हें सब समझ आ गया। इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड जूलियन था। वो बाहरी आदमी जो कुछ ही समय पहले रीड परिवार में आया था। मीठी बातों और मुट्ठी भर पिल्स के दम पर उसने क्लोई और सभी एल्डर्स को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। वो तथाकथित चोजन वन, उसे तुम्हारी सुप्रीम बोन चाहिए थी ताकि वो किसी दूसरे आदमी को दे सके। कितनी बड़ी विडंबना थी। ईथन, जूलियन ही असली चुना हुआ इंसान है। वो इंसानों में एक ट्रू ड्रैगन है। वो मुझे और भी बड़े स्टेज पर ले जाएगा और तुम हमेशा मेरे रास्ते का पत्थर बनोगे। क्लोई तुम्हारी तरफ देखती है। उसकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। उसे तुम्हारी सुप्रीम बोन मिलना उसकी सबसे बड़ी किस्मत है। इसे मेरी खातिर तुम्हारा आखिरी योगदान समझ लो। मेरा आखिरी योगदान। तुम हंस पड़े, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ व्यंग्य था। अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर तुमने दांत भींचे और कहा, यह तुम्हारा फैसला नहीं है। ग्रैंड एल्डर की आंखों में ठंडी चमक उभरी। अचानक दबाव का एक पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा। तुम पहले से ही बुरी तरह घायल थे। तुम्हारे अंदरूनी अंग लगभग जवाब दे चुके थे। तुम्हारी चेतना धुंधली पड़ने लगी। बेइज्जती, नफरत, गुस्सा। क्या मैं, ईथन, सिर्फ किसी और के लिए रास्ता बनाने के लिए पैदा हुआ था? नहीं, तुम इसे मानने से इनकार कर देते हो।
जैसे ही तुम्हारी चेतना अंधेरे में डूबने वाली होती है, अचानक तुम्हारे दिमाग में बिना किसी भावना वाली एक आवाज गूंजती है। डिंग। प्लेयर का पता चल गया, फेट के अहम मोड़ का पता चला, रिश्तेदारों से धोखा, बेहद ज्यादा नाराजगी, विलन सिस्टम की सभी शर्तें पूरी, सिस्टम एक्टिवेशन सक्सेसफुल, डिवाइन ग्रेड रिबाउंड सिस्टम आपकी सेवा में है। कृपया एक ऑप्शन चुनें। ऑप्शन 1 रियलिटी स्वीकार करो, परिवार का कॉम्पेंसेशन एक लो ग्रेड आइटम स्वीकार करो और शांति से कल्टिवेट करो। रिवॉर्ड पूरी तरह रिकवरी और कल्टिवेशन सीधे अर्थ रेल्म फर्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। ऑप्शन 2 तुम पर फेंके गए टुकड़ों को ठुकरा दो, विलन के रास्ते पर चलो, बिलियन फोल्ड रिबाउंड एक्टिवेट करो। जो भी चीज तुम अपनी मर्जी से छोड़ते हो, ठुकराते हो या जो तुमसे छीनी जाती है, वो क्रिटिकल रिबाउंड ट्रिगर कर सकती है। यही तुम्हारी चीट पावर है। तुम्हारी धुंधली पड़ती चेतना अचानक फिर से साफ हो जाती है जब तुम अपने सामने मौजूद दोनों ऑप्शंस को देखते हो। एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं। कॉम्पेंसेशन स्वीकार करके जिंदगी से चिपके रहना नामुमकिन। तुम बिना जरा भी सोचे मना कर देते हो, मर जाओगे, फिर भी कभी उन टुकड़ों को स्वीकार नहीं करोगे जो तुम्हारी तरफ फेंके गए हैं। फिर तुम्हारी नजर उन एल्डर्स पर जाती है जो अब भी तुम्हें तिरस्कार से देख रहे हैं, उस बहन पर जिसने तुम पर जरा भी रहम नहीं किया, और आखिर में उस सुप्रीम बोन पर जो कभी तुम्हारी थी और जो अब भी दिव्य रोशनी से चमक रही थी। एक मामूली सुप्रीम बोन, क्या वो मेरे लायक भी है? फीका पड़ा। विलन, मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूं। तुम अपने मन में जोर से दहाड़ते हो, इतनी जोरदार कि मानो आसमान तक हिल जाए। डिंग प्लेयर ने चुन लिया है। बिलियन फोल्ड रिबाउंड फंक्शन अब एक्टिव हो चुका है। रुकी स्टार्टर पैक जारी किया जा रहा है। पहला रिबाउंड गारंटी के साथ बिलियन फोल्ड क्रिटिकल हिट देगा। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीरे धीरे खत्म होती है, एक रहस्यमयी शक्ति तुम्हारी आत्मा को घेर लेती है। तुम्हारी बुझती हुई जीवन शक्ति फिर से लौटने लगती है। दर्द सहते हुए तुम धीरे धीरे अपना सिर जमीन से उठाते हो। तुम्हारी कभी नरम रहने वाली आंखों में अब सिर्फ ठंडी बेपरवाही बची है। तुम्हें मेरी हड्डी चाहिए। तुम क्लोई को देखते हुए हर शब्द साफ साफ बोलते हो। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इसे संभाल सको। जैसे ही तुम्हारी बात खत्म होती है, पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। हर कोई वहीं का वहीं जम जाता है। इतनी कमजोर कल्टीवेशन वाला ये आदमी जो मुश्किल से जिंदा है, इसमें इतनी हिम्मत आई कहां से? मरते हुए आदमी की बकवास रेशमी चोगा पहने बुजुर्ग ने नफरत और तिरस्कार से कहा, मिस क्लोई, इसे नजरअंदाज करो, जल्दी करो और सुप्रीम बोन दे दो। मास्टर जूलियन को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। क्लोई ने तुम्हारी ठंडी नजरों से नजर मिलाई, हल्का सा मुंह बनाया और फिर दूसरी तरफ देख लिया। अभी भी नाटक कर रहा है। उसने तुम्हारी तरफ देखना बंद किया, मुड़ी और सुप्रीम बोन बुजुर्ग को देने के लिए आगे बढ़ गई। उसी पल तुम हिलते हो। अपने शरीर की बची हुई सारी ताकत समेटकर तुम जमीन से उठ खड़े होते हो। तुम्हारे सीने का घाव अभी भी दर्द से धड़क रहा था, शरीर लड़खड़ा रहा था, लेकिन फिर भी तुम सीधे खड़े रहे। जो मेरा है वो तभी दिया जाएगा जब मैं खुद कहूंगा कि दिया है। आसपास मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए तुम सीधे क्लोई की तरफ बढ़ते हो। हर कदम के साथ फर्श पर हल्का सा निशान बनता जाता है, लेकिन तुम्हारे शरीर से निकलने वाली मौजूदगी लगातार और ज्यादा ताकतवर होती जाती है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी नजर देखकर क्लोई चौंक जाती है। वो एक कदम पीछे हटती है और तेज आवाज में बोलती है, ईथन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अपनी और बेइज्जती मत करवाओ। तुम कुछ नहीं कहते, तुम बस उसके सामने पहुंचते हो और धूल से सना अपना हाथ आगे बढ़ा देते हो। लेकिन तुम्हारा निशाना वो सुप्रीम बोन नहीं था जिसे पाने के लिए हर कोई बेताब था। तुम्हारा निशाना वो घटिया स्पिरिट बोन था जिसे उस बुजुर्ग ने पहले लापरवाही से तुम्हारे मुआवजे के नाम पर जमीन पर फेंक दिया था। एक फीकी ग्रे हड्डी जिसमें मुश्किल से थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी बची थी। सबकी नजरों के सामने तुम उसे उठाते हो, फिर बिना एक पल सोचे उसे वापस रेशमी चोगा पहने उस बुजुर्ग के पैरों में फेंक देते हो। इस तरह की चीज मेरी नजर में बेइज्जती कहलाने के भी लायक नहीं है। तुम्हारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है और जैसे ही स्पिरिट बोन उसके पैरों में गिरती है, तुम्हारे दिमाग में फिर से सिस्टम की घंटी बजती है। डिंग प्लेयर ने घटिया स्पिरिट बोन लेने से इनकार कर दिया है और उसे फेंक दिया है। बिलियन फोल्ड क्रिटिकल रिबाउंड शुरू हो चुका है। बधाई हो प्लेयर, तुम्हें मिथिक ग्रेड फिजिक केओस बॉडी मिल गई है। बूम, तुम्हारे शरीर के अंदर एनर्जी का जबरदस्त विस्फोट होता है। वो लहरों की तरह तुम्हारी मांसपेशियों, हड्डियों और पूरे शरीर में दौड़ने लगती है और जड़ से तुम्हारे मेरिडियंस को दोबारा बना देती है। तुम्हारी छाती का भयानक घाव जो केओस एनर्जी से पोषित हो रहा था, इतनी तेजी से भरने लगता है कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। मांस दोबारा उग आता है, हड्डियां फिर से बन जाती हैं। सिर्फ एक पल में घाव पूरी तरह गायब हो जाता है। नई स्किन जेड की तरह चिकनी और बेदाग थी। तुम्हारे शरीर का सारा दर्द गायब हो जाता है और उसकी जगह ऐसी अपार ताकत ले लेती है जैसी तुमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ था। तुम अपनी नजर क्लोई के हाथ में अब भी हल्की चमक रही सुप्रीम बोन पर डालते हो। तुम हल्का सा भौहें सिकोड़ते हो। जहां तक इस हड्डी की बात है, तुम धीरे से कहते हो। तुम्हारी आवाज में साफ तिरस्कार था। ये कभी मेरी हुआ करती थी,
लेकिन जिस पल तुमने इसे मेरे शरीर से निकाल लिया उसी पल ये मेरी रह ही नहीं गई। जिस चीज को बुरे इरादों वाले लोग छू चुके हों उसमें अब मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही तुम खत्म करते हो, डिंग प्लेयर ने सुप्रीम बोन की ओनरशिप पूरी तरह छोड़ दी है। बिलियन फोल्ड क्रिटिकल रिबाउंड ट्रिगर हो गया है, बधाई हो। प्लेयर मिथिक ग्रेड प्राप्त हुआ। प्राइमोर्डियल आइज, तुम्हारी आंखों के भीतर ऐसा लगता है जैसे सूरज, चांद और तारे खुद घूमने लगे हों। वायलेट एनर्जी की एक प्राचीन चमक दो गहरे घूमते हुए भंवरों में झिलमिलाने लगती है। तुम्हारी पूरी मौजूदगी बदल जाती है। ताकत की हर बूंद, हर अजीब ऑरा अंदर की ओर सिमटकर पूरी तरह छिप जाती है। तुम बस वहीं खड़े रहते हो, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारी आंखों में सीधे देख सके। तुम बदतमीज कमीने मास्टर जूलियन की बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिल्क रोब्ड एल्डर पूरी तरह भड़क चुका था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखों में आग जल रही थी। एक जूनियर जिसके पास अब कोई बोन भी नहीं बची, इतनी घमंडी हरकत करने की हिम्मत करता है। फैमिली हेड की तरफ से मैं खुद तुम्हें सजा दूंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी सूखी हथेली हवा को चीरती हुई सीधे तुम्हारे सिर की तरफ बढ़ी। हमला बेहद तेज और बेहद भारी था, सीधा तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स पर निशाना साधे हुए। थर्ड एल्डर रुकिए। फैमिली हेड डेमियन रीड के चेहरे का रंग बदल गया। उसने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ क्लोई किनारे खड़ी सब कुछ बेरुखी से देख रही थी, लेकिन इस जानलेवा हमले का सामना करते हुए तुमने पलक तक नहीं झपकाई। तुम बिल्कुल नहीं हिले जब तक कि वो हथेली तुम्हें छूने से बस एक बाल दूर नहीं रह गई। तभी तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। तुमने सिर्फ एक बार थर्ड एल्डर की तरफ देखा। धमाका, एक भयानक दबाव जो किसी भी जानी मानी स्पिरिचुअल पावर से बिल्कुल अलग था, तुम्हारे शरीर से फूट पड़ा। ये एक ऐसी शक्ति थी जो सीधे लाइफ लेवल से निकल रही थी। थर्ड एल्डर का हमला उसी पल बिखर गया। वो दर्द से चीखा और हवा में पीछे की तरफ उछल गया। 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर वो एक पत्थर के खंभे से जोर से टकराया और खंभा वहीं टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसका ऑरा पूरी तरह बिखर चुका था और वो तुम्हारे कपड़ों का एक धागा तक नहीं छू पाया था। सिर्फ एक नजर, बस एक नजर में ही एम्परर रेल्म का एक पावर हाउस बुरी तरह घायल होकर आधा मर चुका था। ये कैसे हो सकता है? पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। हर कोई अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा था। सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर टिकी थीं। तुम बिल्कुल बिना चोट के खड़े थे और तुम्हारी मौजूदगी पहले की तरह शांत थी। सबके दिमाग सुन पड़ चुके थे। क्या ये सच में वही इंसान है जो कल्टीवेट तक नहीं कर सकता था? क्लोई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो अनजाने में आधा कदम पीछे हट गई। तुमने बुरी तरह घायल थर्ड एल्डर की तरफ दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं समझी। तुमने अपनी नजर क्लोई पर डाली और तुम्हारे होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। खेल तो अभी शुरू हुआ है। पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया। उसी समय पीछे वाले हॉल से एक नरम आवाज सुनाई दी। क्लोई, अपना गुस्सा ऐसे कीड़े पर बर्बाद मत करो, वो इसके लायक नहीं है। बात पूरी होते ही स्क्रीन के पीछे से सफेद कपड़े पहने एक युवक बाहर आया। उसकी भौहें तलवार जैसी तेज थीं, आंखें चमक रही थीं और चेहरा तराशे हुए जेड की तरह बेदाग था। वो था जूलियन, वही मास्टरमाइंड जिसने तुम्हारी सुप्रीम बोन चुराने की पूरी साजिश रची थी। जूलियन उसे देखते ही क्लोई की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत उसकी तरफ भागी, तुम्हारी तरफ उंगली दिखाते हुए शिकायत भरी आवाज में बोली, उसने मुझे धमकाया, मैंने सब देखा। जूलियन ने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई, फिर उसने अपनी नजर तुम्हारी तरफ घुमाई। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं और उसकी नजर में साफ तिरस्कार था। तो तुम ईथन हो? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें जन्मजात अधिकार साफ महसूस हो रहा था। मैंने तुम पर दया दिखाई, लेकिन तुमने न सिर्फ जरा भी शुक्रिया नहीं किया, बल्कि अच्छाई का बदला बुराई से दिया और फैमिली के एक एल्डर को घायल कर दिया। तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं है, जबकि तुम्हारे आसपास खड़े लोग सहमति में बड़बड़ा रहे हैं। मास्टर जूलियन बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे बेवफा इंसान को परिवार से निकाल देना चाहिए। ये सुनकर जूलियन के होठों पर मुस्कान और गहरी हो जाती है। उसे बिल्कुल यही असर चाहिए था। वो चाहता था कि सबको पता चले कि जूलियन ही वो इंसान है जिसे हर किसी को मानना चाहिए, और तुम बस उसके लिए एक सीढ़ी हो। तुम उसकी तरफ देखते हो और अजीब सी मुस्कान देते हो। चोजन वन है। हॉल में मौजूद बाकी सभी लोगों को सिर्फ जूलियन का नेक और दबदबे वाला रवैया दिख रहा था, लेकिन तुमने प्राइमोर्डियल आइज एक्टिवेट कर दी और उसे ध्यान से देखने लगे। नाम जूलियन, पहचान रिबॉर्न वन, खुद को चोजन वन बताता है, फॉर्चून रैंक गोल्ड, लेकिन खोखला, पूरी तरह दूसरों की चुराई हुई किस्मत से बना हुआ। फॉर्चून थीफ हाल ही में मिला। फायदा, रीड परिवार की सुप्रीम बोन हासिल की 3 दिन बाद शहर के पूरब में मौजूद एक मैस ग्रेव पर उसे एक पुराने एक्सपर्ट की विरासत हेवन स्कॉर्चिंग आर्ट मिलने वाली है। जूलियन की सारी जानकारी लाइन दर लाइन तुम्हारी आंखों के सामने तैर रही थी। तो आखिरकार ये एक फ्रॉड निकला। ये बात तुम्हारे दिमाग में कौंध गई, चुराई हुई। फॉर्चून का एक काला धागा सीधा क्लोई के शरीर से जूलियन के शरीर तक जुड़ा हुआ था
और क्लोई को अब भी लगता था कि वही उसका असली लकी वन है। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारी नजर जूलियन को बेचैन कर रही थी, जैसे उसका हर राज तुम्हारे सामने खुल चुका हो। मैं तुम पर हंस रहा हूं, तुमने धीरे धीरे शब्द खींचते हुए कहा। कितने मजेदार हो तुम। जूलियन के चेहरे पर तुरंत किलिंग इंटेंट उभर आया। जूलियन, इसकी बात मत सुनो। क्लोई ने सुप्रीम बोन जूलियन की तरफ बढ़ा दी। ये सुप्रीम बोन अब तुम्हारी है। इसके साथ तुम्हारी कल्टीवेशन और आगे बढ़ेगी। सुप्रीम बोन लेते ही जूलियन की आंखें चमक उठीं, चूंकि ये तुम्हारा दिल से दिया हुआ गिफ्ट है। क्लोई, मैं इसे मना नहीं करूंगा, उसने प्यार भरे अंदाज में कहा। चिंता मत करो, एक बार मैं सुप्रीम बोन को फ्यूज कर लूं, फिर मैं तुम्हें सेंट्रल सेक्रेड लैंड्स लेकर जाऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। जूलियन, क्लोई की आंखें लाल हो गईं। दोनों एक दूसरे को गहरी मोहब्बत से देख रहे थे, जबकि चारों तरफ बधाइयों की आवाजें गूंज रही थीं। तुम एक तरफ खड़े ये सब ठंडे दिमाग से देखते रहे। तुम्हारे दिमाग में पहले से ही एक प्लान तैयार था। अगर कोई गिफ्ट ठुकराने के बाद भी वापस मिल सकता है तो ये काफी दिलचस्प होगा। तुम धीरे धीरे क्लोई की तरफ बढ़े। जूलियन तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ईथन, तुम क्या करने वाले हो? तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुमने बस अपने रोब से एक साधारण सी छोटी बॉटल निकाली और लापरवाही से क्लोई की तरफ उछाल दी। अभी तुम बहुत परेशान लग रही थी, थक भी गई होगी। तुमने शांत आवाज में कहा, इसके अंदर एक लो ग्रेड ची रिकवरी पिल है, इसे खा लेना, थोड़ी ताकत वापस आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि बाद में जब तुम जूलियन का फ्यूजन देखो तो ज्यादा एक्साइटेड होकर बेहोश हो जाओ। ये सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक लो ग्रेड ची रिकवरी पिल? ऐसी गोली तो सड़क पर सिर्फ एक चांदी के सिक्के में कई मिल जाती थी। क्या ये मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है? क्लोई का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा, उसका चेहरा लाल हो गया था। ईथन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो चीख उठी। बिना एक पल सोचे उसने चीनी मिट्टी की छोटी बॉटल जमीन पर दे मारी। क्रैक बॉटल टूट गई और उसके अंदर से फीके ग्रे रंग की एक गोली बाहर लुढ़क गई। मुझे तुम्हारी नकली हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अपनी सस्ती खैरात अपने पास ही रखो। उसे गुस्से से जलता हुआ देखकर तुम मन ही मन मुस्कुरा दिए। अच्छा, उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तुम चाहते थे। जैसे ही बॉटल टूटी सिस्टम की आवाज गूंज उठी। तुम्हारी गिफ्ट की हुई लो ग्रेड ची रिकवरी पिल ठुकरा दी गई है और पूरी तरह नष्ट कर दी गई है। 10,000 गुना क्रिटिकल रिबाउंड शुरू हो चुका है। बधाई हो। प्लेयर सुप्रीम ग्रेड पिल प्राप्त हुई 9 फोल्ड फाउंडेशन पिल। 9 फोल्ड फाउंडेशन पिल खाने से इंसान की नींव दोबारा बन जाती है और एक बेजोड़ कल्टीवेशन फाउंडेशन तैयार होती है। इसमें किस्मत को भी चुनौती देने की ताकत होती है। हो गया, तुम मन ही मन बिना कुछ कहे सोचते हो, एक बार दोनों की तरफ देखते हो, फिर मुड़कर हॉल के एक कोने में चले जाते हो, पालथी मारकर बैठ जाते हो और अपनी आंखें बंद कर लेते हो। जूलियन ठंडी हंसी हंसता है। उसे लगता है कि तुम सदमे में आकर पूरी तरह टूट चुके हो। वो और समय बर्बाद नहीं करता। एल्डर्स, वो ऊंची आवाज में कहता है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। आज मैं जूलियन यहीं सुप्रीम बोन के साथ फ्यूज होकर एक ही कदम में नई ऊंचाई पर पहुंचूंगा। अच्छा, रीड परिवार के एल्डर्स तुरंत एक फॉर्मेशन बना लेते हैं। जूलियन कोने में बैठे तुम्हारी तरफ देखता है। ध्यान से देखना, देखो मैं कैसे तुम्हारी जगह लेता हूं और तुम्हारी हर चीज हासिल कर लेता हूं। इतना कहकर वो सुप्रीम बोन को अपनी छाती से लगा लेता है। उधर हॉल के कोने में तुम अपनी चेतना के भीतर सिस्टम स्पेस में रखी 9 फोल्ड फाउंडेशन पिल को देख रहे थे। एक बेकार हड्डी और एक डिवाइन पिल। जूलियन, देखते हैं थोड़ी देर बाद भी तुम्हारे चेहरे पर यही मुस्कान रहती है या नहीं। जूलियन फॉर्मेशन के बीच पालथी मारकर बैठा था। तुम्हारे शरीर की गर्माहट अब भी सुप्रीम बोन में बाकी थी, जिसे उसने अपनी छाती से कसकर दबा रखा था। वो दबी आवाज में गुर्राया, उसके माथे की नसें उभर आई थीं। अगले ही पल उसकी छाती से सुनहरी रोशनी का एक तेज स्तंभ आसमान की ओर फूट पड़ा। ड्रैगन की दहाड़ और फीनिक्स की चीखें एक साथ गूंज उठी। चारों तरफ शानदार हेवनली फेनोमेना दिखाई देने लगे। मास्टर जूलियन सच में ट्रू ड्रैगन का पुत्र है। हमारा रीड परिवार अब ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। चारों तरफ खुशी की आवाजें गूंज उठीं। रीड परिवार के एल्डर्स उत्साह से लाल पड़ गए। क्लोई की आंखें हैरानी से चमक उठीं। उसने कोने में बैठे तुम्हारी तरफ देखा। उसकी नजर नफरत और संतोष से भरी हुई थी। देखा, सुप्रीम बोन की असली ताकत यही होती है। पच अचानक फॉर्मेशन के बीच बैठे जूलियन के मुंह के कोने से खून बहने लगा। उसी के साथ सुनहरी रोशनी भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कुछ गड़बड़ है। मास्टर जूलियन का शरीर सुप्रीम बोन की डिवाइन पावर सहन नहीं कर पा रहा। ग्रैंड एल्डर मार्कस जोर से चिल्लाए, जल्दी इन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी दो, मास्टर जूलियन की मदद करो। एल्डर्स ने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गए। सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी मिलने के बाद जूलियन की ऑरा लगातार ऊपर चढ़ने लगी। उसने एक के बाद एक रुकावट तोड़ दी और आखिरकार मजबूती से अर्थ रेल्म फर्स्ट लेवल में पहुंच गया हो गया। पूरे हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। जूलियन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने अंदर उमड़ती ताकत का आनंद लेने लगा। वो खुशी से खड़ा हुआ और ऊंचाई से कोने में बैठे तुम्हारी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर साफ घमंड था।
ईथन, देख रहे हो, यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम हमेशा मेरे पैरों के नीचे एक सीढ़ी बनकर ही रहोगे, लेकिन इस पूरे समय तुमने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इस समय तुम उससे अरबों गुना बड़ा बदलाव झेल रहे थे। अपनी चेतना की दुनिया में तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के 9 फोल्ड फाउंडेशन पिल निगल ली। गोली जैसे ही तुम्हारे होठों को छुई वो तुरंत पिघल गई और गर्म रोशनी की धाराओं में बदलकर पूरे शरीर में फैल गई। कोई असहनीय दर्द नहीं हुआ, सिर्फ ऐसा एहसास हुआ जैसे तुम्हारी जिंदगी की गहराई से कोई नई शक्ति जाग रही हो। अचानक तुम्हारे शरीर के भीतर जोरदार धमाका हुआ, मानो पूरा यूनिवर्स टूट रहा हो। तुम्हारा नश्वर शरीर केओस एनर्जी से बेतहाशा दोबारा गढ़ा जाने लगा। तुम्हारे मेरिडियंस अरबों गुना चौड़े हो गए, तुम्हारी हड्डियां केओस का रंग धारण करने लगीं, तुम्हारा खून सुनहरा हो गया। यही थी केओस बॉडी, वो पहली डिवाइन फिजिक जो यूनिवर्स के जन्म के समय अस्तित्व में आई थी। एक बार ये बन जाए तो कोई भी टेक्निक इसे तोड़ नहीं सकती, और ये पूरे कॉस्मोस के हर नियम से पूरी तरह मेल खाता है। ऐसे शरीर के सामने एक मामूली सुप्रीम बोन जमीन पर पड़े मलबे के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। एक ऐसे लेवल पर जिसे हॉल में मौजूद कोई भी नहीं समझ सकता। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम खुद तुम्हारे लिए खुश होते हुए दिखाई देते हैं। 3000 ग्रैंड लॉज आसमान में प्रकट होते हैं, जो सुनहरे कमल, डिवाइन ड्रैगन्स और रीड एस्टेट के चारों ओर घूमती दिव्य आकृतियों का रूप ले लेते हैं। लेकिन ये सारे संकेत पूरी तरह प्रकट होने से ठीक पहले तुम्हारी प्राइमोर्डियल आइज हल्का सा घूमती हैं। एक ही पल में सारे शुभ संकेत छिप जाते हैं। अभी नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी फिर से शांत हो जाते हैं। जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ सबसे पहले तूफान का सामना करता है। जब तक तुम्हारे पास पूरी ताकत नहीं आ जाती, तब तक खुद को दुनिया के सामने लाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। मुख्य सीट पर बैठे फैमिली हेड डेमन रीड, जो अब तक चुप थे, अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लेते हैं। अभी एक पल पहले उनका दिल बिना किसी वजह के जोर से कांप उठा था, जैसे कोई सर्वोच्च शक्ति अभी अभी इस दुनिया में उतरी हो। खुद हेवन पियर्सिंग रेल्म के पावर हाउस होने के बावजूद उन्हें एक पल के लिए श्रद्धा से घुटने टेक देने का मन हुआ। उन्होंने धीरे से सिर घुमाया और उनकी नजर हॉल के एक कोने पर पड़ी। तुम वहां बिल्कुल शांत बैठे थे, पूरी तरह अपनी मौजूदगी छिपाए हुए, जैसे कोई मामूली पत्थर का टुकड़ा हो। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? उन्होंने सिर हिलाया और उस ख्याल को मन से निकाल दिया। अब तक तुम केओस बॉडी का शुरुआती स्टेज पूरा कर चुके थे। तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अब तुम्हारी नजरों में पूरी दुनिया बदल चुकी थी। तुम हवा में बहती स्पिरिचुअल एनर्जी को साफ देख सकते थे। 100 मीटर दूर मच्छर के पंखों की हल्की सी फड़फड़ाहट तक सुन सकते थे, और जूलियन के शरीर के अंदर सुप्रीम बोन और उसके शरीर के बीच हो रहे गहरे रिजेक्शन को भी साफ महसूस कर सकते थे। बाहर से सुनहरा, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ यही थी केओस बॉडी और प्राइमोर्डियल आइज के साथ मिली असली शक्ति। तुम्हारे होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम धीरे धीरे खड़े हुए अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, जूलियन और बाकी लोगों के तानों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे बाहर निकलने की तरफ चल दिए। वहीं रुक जाओ, क्लोई ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। आज से तुम्हें रीड परिवार की मेन फैमिली से निकाल दिया जाता है। अब से तुम्हें साइड ब्रांच में भेजा जाएगा। वेस्ट विंग के एक गेस्ट रूम में जाकर रहो। ये फैसला मैंने एल्डर्स और जूलियन ने मिलकर लिया है। वो तुम्हें ऐसे सुना रही थी जैसे कोई अंतिम फैसला सुनाया जा रहा हो और खुद को तुमसे कहीं ऊंचा समझ रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, मानो वो किसी अजनबी की बात कर रही हो। तुम बिना कुछ कहे उसके पास से निकल गए और बाहर की तरफ चलते रहे। तुम्हारा ये बेपरवाह रवैया क्लोई को पूरी तरह गुस्से से भर गया। ईथन, वो जोर से चीखी, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं बची? अब तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास एक भी सुप्रीम बोन नहीं है। तुम्हें रीड परिवार में रहने का आखिर क्या हक है? तुम्हारे कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने सिर्फ एक ही बात कही, ऐसी बात जिसने क्लोई के चेहरे का रंग उड़ा दिया। बहुत जल्द तुम ही मुझसे भीख मांगोगी। इतना कहकर तुम बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। हॉल के एंट्रेंस पर तुम्हारी परछाई धीरे धीरे धूप में गायब हो गई। एक महीना देखते ही देखते बीत गया। रीड परिवार का सालाना ग्रैंड टूर्नामेंट एक बार फिर आ गया। मार्शल अरीना लोगों से खचाखच भरा हुआ था और चारों तरफ जबरदस्त शोर गूंज रहा था, लेकिन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं था। तुम बस एक शांत कोना ढूंढकर पेड़ के सहारे टिक गए और आलस भरी एक उबासी ले ली। ऊपर बने ऊंचे व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर रीड परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। तुम्हारे पिता डेमन रीड भी उनमें शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जूलियन पर जा रहा था, जो सफेद कपड़ों में बैठा था। सुप्रीम बोन सच में कमाल की चीज थी। सिर्फ एक महीने में ही वो लगभग एम्परर रेल्म के मिड स्टेज तक पहुंच चुका था। उस बूढ़े ग्रैंड एल्डर ने तो उसे सिर पर ही चढ़ा लिया था। उसे हॉनररी गेस्ट एल्डर का दर्जा दे दिया गया था और उसके साथ अपने सगे बेटे से भी बेहतर व्यवहार किया जा रहा था। उधर तुम्हारी सिर्फ नाम की बहन क्लोई भी एक छोटे से फॉलोअर की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी ठुड्डी ऊंची उठी हुई थी और वो सबकी तारीफ भरी नजरों का मजा ले रही थी। सच में ये नजारा आंखों में चुभ रहा था।
शांति ग्रैंड एल्डर मार्कस खड़े हुए, उनकी आवाज युद्ध के नगाड़े की तरह पूरे मैदान में गूंज उठी। ग्रैंड टूर्नामेंट शुरू होता है। नियम हमेशा की तरह वही रहेंगे। फाइनल विनर को मार्शल आर्ट्स पेविलियन की तीसरी मंजिल पर जाकर एक प्रोफाउंड ग्रेट टेक्निक चुनने का अधिकार मिलेगा। उनकी बात खत्म होते ही नीचे पूरा मैदान हलचल से भर गया। दर्जनों अरीनास में एक साथ मुक्कों और हथियारों की टक्कर की आवाजें गूंजने लगीं। जाहिर था जूलियन खुद मुकाबला नहीं करने वाला था। अब उसकी हैसियत इतनी ऊंची हो चुकी थी कि ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों में उतरना उसे जरूरी नहीं लगता था। तुमने उसकी तरफ देखा। वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बैठा भीड़ पर नजर दौड़ा रहा था। आखिर उसकी नजर तलवार की धार की तरह आकर तुम पर टिक गई। फिर उसने अपने बगल में खड़े एक लंबे चौड़े मांसल आदमी की तरफ देखा और बिना कुछ बोले हल्का सा इशारा किया। वो आदमी तुरंत समझ गया। वो सीधा एक अरीना में कूद पड़ा। कुछ ही मूव्स में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। फिर रेफरी के हाथ से एम्पलीफाइंग हॉर्न छीन लिया। उसने सीधे तुम्हारी तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, क्या बुरी किस्मत है। कुछ लोग सुप्रीम बोन खोने के बाद भी इस टूर्नामेंट में आने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोग यहां आकर बस इस जगह को गंदा करते हैं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मार्शल अरीना एक पल में शांत हो गया। अगले ही पल अनगिनत नजरें सुइयों की तरह तुम्हारी तरफ मुड़ गईं। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कुछ तुम्हारी बदकिस्मती पर खुश हो रहे थे और कुछ तमाशा देखने के इंतजार में थे। अरे ये तो ईथन है ना? इसमें अभी भी यहां आने की हिम्मत है। मैंने सुना है इसे साइड ब्रांच में डिमोट कर दिया गया है। इसकी कल्टीवेशन भी अब बहुत कमजोर हो चुकी है। वो यहां क्या कर रहा है? अगर मैं उसकी जगह होता तो कब का अकेला निकल गया होता। अरीना में ब्रॉक नाम का लड़का तुम्हारी तरफ से कोई रिएक्शन न देखकर और भी घमंडी हो जाता है। ईथन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या हिम्मत है तुम्हारी कि यहां आकर मुझसे लड़ने की चिंता मत करो। मैं हाथ हल्का ही रखूंगा। तुम्हें बस थोड़ी बहुत चोटें आएंगी। इतनी खुली बेइज्जती के बावजूद तुमने पलक तक नहीं झपकाई। ऐसी बकवास तुम्हारी एक नजर के भी लायक नहीं थी। हाँ, जैसा मैंने सोचा था। चैलेंज लेने से ही डर गया। ब्रॉक और जोर से हंसने लगा। प्लेटफॉर्म पर जूलियन भी खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसे बिल्कुल यही चाहिए था, तुम्हें सबके सामने कुचल देना, ताकि तुम फिर कभी सिर उठाकर खड़े न हो सको। क्लोई ने भी बस हल्का सा भौहें सिकोड़ कर देखा और फिर दोबारा बेपरवाह हो गई। शायद उसे लगा कि ये सब तुमने खुद अपने लिए चुना है। लेकिन जब सबको यकीन हो गया कि तुम हमेशा की तरह चुप रहोगे, तभी तुम अचानक उठ खड़े हुए, बिना किसी जल्दबाजी के तुम खड़े हुए अरीना में ब्रॉक के तानों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे दूसरे कोने की तरफ चल दिए, जहां साइड ब्रांच का लड़का माइल्स जलन भरी नजरों से अरीना को देख रहा था। वो लड़का बहुत मेहनत से ट्रेनिंग करता था, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास न पैसा था, न टैलेंट और न ही ज्यादा ताकत। तुम उसके सामने जाकर रुके और अपने रोब से एक फटा हुआ मैनुअल निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया। तुम्हारी हड्डियां और शरीर खराब नहीं है, तुम्हारी टेक्निक ही बहुत साधारण है। लो, फिलहाल इस थंडर स्ट्राइक फिस्ट मैनुअल से काम चला लो। माइल्स किसी तरह उसे पकड़ पाया। वो पूरी तरह हैरान रह गया। ईथन, ये मुझे दे रहे हो? आसपास खड़े लोग भी उतने ही हैरान थे। थंडर स्ट्राइक फिस्ट, क्या ये मार्शल आर्ट्स पेविलियन की पहली मंजिल पर मिलने वाली सबसे साधारण टेक्निक नहीं थी? हाँ, कमाल का मजाक है। एक बेकार आदमी जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, दूसरे बेकार आदमी को सबसे घटिया टेक्निक गिफ्ट कर रहा है। क्या शानदार तमाशा है। अरीना में ब्रॉक हंसते हंसते दोहरा हो गया। पूरी भीड़ भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगी। माइल्स का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो फटा हुआ मैनुअल हाथ में पकड़े खड़ा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन तुमने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। तुम वापस उसी पेड़ के पास गए, फिर से उसके सहारे टिक गए और आंखें बंद कर लीं। तभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हें सुनाई देने वाली सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग, आपके द्वारा गिफ्ट किया गया लो ग्रेड येलो टियर थंडर स्ट्राइक फिस्ट मैनुअल पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है। 10,000 गुना क्रिटिकल रिबाउंड शुरू हो गया है। बधाई हो प्लेयर, आपने हाई ग्रेड प्रोफाउंड टियर टेक्निक स्काई पियर्सिंग फिंगर प्राप्त कर ली है। स्काई पियर्सिंग फिंगर, एक उंगली स्वर्ग और धरती को नियंत्रित करती है, 2 उंगलियां तारों को चीर देती हैं, 3 उंगलियां देवताओं और राक्षसों का अंत कर देती हैं। जानकारी की एक विशाल धारा तुरंत तुम्हारे दिमाग में भर गई। बिना किसी एक्सप्रेशन के तुमने इस भयानक फिंगर टेक्निक को पूरी तरह समझ लिया। तुम्हारे आसपास गूंजती हंसी, अब तुम्हारे आसपास गूंजती हंसी अब तुम्हारे लिए सिर्फ मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी थी। ऊपर प्लेटफॉर्म पर जूलियन की आंखों में नफरत और गहरी हो गई। अभी भी नाटक कर रहा है। उसने ब्रॉक की तरफ एक और नजर डाली। इस बार उस नजर में साफ किलिंग इंटेंट था। ब्रॉक के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अरीना से नीचे कूद गया। वो सीधे तुम्हारी तरफ बढ़ा और अपनी पूरी दबंग मौजूदगी ईथन पर डाल दी। क्योंकि तुम ऊपर आने की हिम्मत नहीं कर रहे, इसलिए मैं खुद नीचे आ गया हूं। अब मैं तुम्हें घसीटकर ऊपर ले जाऊंगा। पूरी भीड़ की सांसें थम गईं। हर कोई आगे होने वाला तमाशा देखने का इंतजार करने लगा। ब्रॉक की विशाल परछाई पूरी तरह तुम्हारे ऊपर छा गई। उसने अपना ताड़ के पत्ते जितना बड़ा हाथ बढ़ाया और तुम्हारी कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा उठो।
लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि उसी पल तुमने अपनी आंखें खोल दी। उस पल पूरी दुनिया जैसे खामोश हो जाती है। तुम्हारी नजर शांत थी, किसी पुराने कुएं की तरह, लेकिन वही शांति ब्रॉक के दिल में सीधी ठंडक उतार देती है। उसके सिर से लेकर एड़ियों तक सुनपन फैल जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि किसी प्राचीन जागे हुए बीस्ट के सामने खड़ा हो। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके दिल पर हथौड़े की चोट की तरह गिरी। ब्रॉक के दांत किटकिटाने लगे। वो पूरा वाक्य तक नहीं बोल पा रहा था। उसने कहा, वो तुम्हें थोड़ा पीटना चाहता है और तुम्हें अरीना में घसीटना चाहता है। प्लेटफॉर्म से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। ये जूलियन था। वो जानबूझकर ब्रॉक को उकसा रहा था, ताकि देख सके कि तुम आखिर क्या करने वाले हो। उसकी बात असर कर गई। ब्रॉक जैसे अचानक हिम्मत जुटाकर झूठी बहादुरी से चिल्लाया, ईथन, ये नाटक बंद करो। उसने खुद को उस दबाव भरी ऑरा से जबरदस्ती छुड़ाया। 2 कदम पीछे हट गया और पास के अरीना की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा जवाब सुनते ही हर कोई हैरान रह गया। भीड़ की अविश्वास भरी नजरों के बीच तुम बिल्कुल शांत कदमों से अरीना की तरफ बढ़े। तुम्हारे दोनों हाथ पीठ के पीछे बंधे थे, जैसे लड़ने की जरूरत ही न हो। हा, ईथन, तुम सच में अपनी मौत बुलाने यहां आ गए। ये देखकर ब्रॉक पूरी तरह रिलैक्स हो गया। देखना, मैं तुम्हें सिर्फ 3 चालों में अरीना से बाहर फेंक दूंगा। वो दहाड़ा। उसके पैरों के नीचे के पत्थर तुरंत चटक गए और वो तोप के गोले की तरह तुम्हारी तरफ झपटा। उसका मुक्का सीधे तुम्हारे चेहरे की तरफ आया। पंच की हवा इतनी तेज थी कि भीड़ के लोगों के गाल तक चुभने लगे। देखने वालों को पहले से ही लग रहा था कि अगले ही पल तुम उड़कर बाहर जा गिरोगे। प्लेटफॉर्म पर बैठा जूलियन पूरे भरोसे के साथ अपना चाय का कप उठाकर देखने लगा, लेकिन जैसे ही ब्रॉक का मुक्का तुम्हारे चेहरे तक पहुंचने वाला था, तुम हिले, या शायद तुम बिल्कुल भी नहीं हिले। तुमने बस अपनी एक उंगली आगे बढ़ा दी, तुम्हारी पतली और साधारण सी तर्जनी उंगली। उसने हल्के से ब्रॉक के पूरी ताकत से आए मुक्के को छू लिया। उसी पल मानो समय रुक गया। उसके मुक्के की सारी ताकत एक झटके में गायब हो गई। ब्रॉक के चेहरे पर जमी हुई जंगली मुस्कान वहीं की वहीं रह गई। क्रैक, हड्डी टूटने की तेज आवाज पूरे मार्शल अरीना में गूंज उठी। फिर क्रैक क्रैक क्रैक, दरारें लगातार फैलने लगीं। उसके गाल की हड्डी से शुरू होकर कलाई, बांह और फिर कंधे की हड्डी तक सब कुछ इंच इंच करके टूटता चला गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो बेकाबू ताकत भूस्खलन की तरह उसके पूरे शरीर में घुस गई और उसके अंदरूनी अंगों को चीरती चली गई। स्प्लैट, ब्रॉक का शरीर फटी हुई बोरी की तरह पीछे उछल गया। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला, जिसने हवा में लाल चाप बना दिया। धड़ाम, वो 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर जमीन पर गिरा। उसका शरीर 2 बार कांपा और फिर उसके अंदर दोबारा उठने की ताकत नहीं बची। एक ही वार और मुकाबला खत्म। अर्थ रेल्म फर्स्ट लेवल का एक पावर हाउस सिर्फ एक उंगली से ऐसे हरा दिया गया जैसे किसी ने कपड़ों से धूल झाड़ दी हो। पूरा मार्शल अरीना मौत की तरह शांत हो गया। प्लेटफॉर्म पर जूलियन के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिरा और टूट गया। क्लोई ने धीरे से सिर घुमाकर तुम्हारी तरफ देखा। अरीना के बीचों बीच तुम बिल्कुल बेपरवाह खड़े थे। उसकी खूबसूरत आंखें अजीब सी हैरानी से भरी हुई थीं। भीड़ की गूंगी खामोशी के बीच तुमने धीरे से अपनी उंगली वापस खींच ली। एक बार नीचे पड़े बेहोश ब्रॉक पर नजर डाली, फिर सिर उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े जूलियन और उसके गुर्गों की तरफ देखा। तुमने शांत आवाज में कहा। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान के कानों में बिजली की तरह गूंज उठी। अगला। ये 2 शब्द सीधे जूलियन के चेहरे पर पड़े, एक जोरदार थप्पड़ जैसे थे। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके पीछे खड़े नौकर भी डर से कांपने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारी आंखों में आंखें डाल सके। तुम सब बेकार हो। जूलियन दांत भींचकर बोल रहा था। जलन और गुस्से ने उसकी समझ पर पहले ही पर्दा डाल दिया था। तुम सब मिलकर इसे सबक सिखाओ। अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, नौकर। घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ब्रॉक का अंजाम सबके सामने था। ऊपर जाने का मतलब था घायल होकर गिरना या लाश बन जाना। क्या तुम लोगों में मेरी बात न मानने की भी हिम्मत आ गई है? जूलियन का एम्परर रेल्म 3rd लेवल का ऑरा फटकर बाहर निकला। उसकी बर्फ जैसी किलिंग इंटेंट ने सबको ऐसा महसूस कराया जैसे उन्हें बर्फ के गहरे गड्ढे में धकेल दिया गया हो। वे जानते थे कि अगर आज उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो जूलियन उन्हें इससे भी बड़ी सजा देगा। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखा, दांत भींचे और अपने हथियार निकाल लिए। ईथन, तुमने अपने ही लोगों को घायल किया है। हम बस परिवार की सफाई कर रहे हैं। सामने खड़े आदमी ने खुद की हिम्मत बढ़ाने के लिए जोर से चिल्लाया। चारों लोग 4 अलग अलग दिशाओं से एक साथ तुम्हारी तरफ झपट पड़े। चारों और लोग अपनी जान देने आ रहे हैं। नीचे से किसी ने धीरे से बुदबुदाया। प्लेटफॉर्म पर बैठे रीड परिवार के बड़े बुजुर्गों के चेहरे गंभीर हो गए, लेकिन फिर भी उनमें से कोई बीच में नहीं आया।
यहाँ तक कि तुम्हारे पिता डेमन रीड ने भी बस अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुपचाप देखते रहे। सिर्फ क्लोई ने अपनी हथेलियों में नाखून गड़ा लिए। उसे अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि तुम आखिर सोच क्या रहे हो। एरिना में चारों तरफ से हो रहे हमले का सामना करते हुए भी तुमने अपनी पीठ के पीछे रखा, हाथ तक नहीं हिलाया। जैसे ही चारों हमलावर करीब पहुंचे, तुमने बस हल्का सा एक कदम बाईं तरफ बढ़ाया। सिर्फ एक कदम, अगले ही पल तुम्हारा शरीर किसी भूत की तरह उन चारों में से एक युवा तलवारबाज के पीछे दिखाई दिया। बहुत धीमे हो, तुम्हारी आवाज उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी। वो डर के मारे कांप उठा। जैसे ही वो पलटा, तुम्हारा हाथ हल्के से उसकी पीठ पर आकर टिक गया। धप, उसे चीखने का मौका तक नहीं मिला। अगले ही पल उसकी आंखें पलट गईं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक बार, बस एक बार उसे मार डालो। चौड़े कंधों वाला तलवारबाज पागलों की तरह तुम पर टूट पड़ा। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार सीधे तुम्हारे सिर पर चला दी। बिना सिर घुमाए तुमने पीछे हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। खटाक, बेहद ताकतवर स्टील की तलवार आसानी से तुम्हारी 2 उंगलियों के बीच फंस गई। तुमने शांत आवाज में कहा, बहुत कमजोर। फिर तुमने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी उंगलियां जरा सी मोड़ दी। क्रैक, स्टील की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। तुमने उंगली हिलाई और तलवार का टूटा हुआ आधा हिस्सा ठंडी रोशनी की एक धार बनकर पहले से 10 गुना तेज रफ्तार से वापस लौटा। वो तलवारबाज के कंधे को चीरता हुआ निकल गया और पीछे खून की एक लंबी धार छोड़ गया। वो दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। पलक झपकते ही 4 में से 2 लोग हार चुके थे। बाकी दोनों पूरी तरह घबरा गए। मॉन्स्टर, तुम एक मॉन्स्टर हो, उनमें से एक चीखा। उसने अपना हथियार वहीं फेंक दिया और भागने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सहरन महसूस हुई। तुमने बस आराम से हाथ हिलाया। एक जबरदस्त झटका उसकी गर्दन के पीछे लगा। उसकी नजर धुंधली पड़ गई और वो सीधे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। आखिरी आदमी तो इतना डर चुका था कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। वो जमीन पर बैठा कांप रहा था। तुम्हारी तरफ उंगली करके हकलाते हुए बोला, मां मत मारो, ये जूलियन था। जूलियन ने ही हमें भेजा था। तुम्हारी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। तुमने फिर से आराम से हाथ हिलाया और वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। अब ये सिर्फ नफरत नहीं थी, ये पूरी तरह दबदबा था। इसके बाद तुम्हारी नजर फिर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े सफेद कपड़ों वाले उस नौजवान पर गई जिसका चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका था। तुम्हारी आंखों में साफ लिखा था, जूलियन, क्या तुम्हारे पास भेजने के लिए लोग खत्म हो गए? आह ईथन, मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगा। जूलियन पूरी तरह अपना कंट्रोल खो बैठा। किसी पागल इंसान की तरह उसने पूरे मैदान में अपना एम्परर रेल्म 3rd लेवल प्रेशर छोड़ दिया। मास्टर जूलियन, शांत हो जाइए। तभी तुम्हारे पिता डेमन रीड सामने आए। उसी समय एक और भी ताकतवर एक्सपर्ट आगे बढ़ा और जूलियन के प्रेशर को पूरी तरह दबा दिया। एक हेवन पियर्सिंग रेल्म कल्टिवेटर। मास्टर जूलियन, ये रीड परिवार का इलाका है, कृपया थोड़ा कंट्रोल रखें। उसकी आवाज में साफ चेतावनी थी। ग्रैंड एल्डर मार्कस भी जल्दी से हालात संभालने आ गए। फिर उन्होंने मुड़कर तुम्हें घूरते हुए कहा, ईथन, तुमने जरूरत से ज्यादा हाथ चला दिया। अभी मास्टर जूलियन से माफी मांगो। माफी? तुम हल्का सा हंस पड़े। ग्रैंड एल्डर, आपकी किस आंख ने मुझे पहले हमला करते देखा? ये लोग खुद मुझे उकसाने आए थे। मैंने सिर्फ अपना बचाव किया है। या फिर रीड परिवार का नियम यही है कि सिर्फ जूलियन को आग लगाने की इजाजत है, जबकि ईथन मोमबत्ती भी नहीं जला सकता? मार्कस तुरंत चुप हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। बस तुम्हारे पिता की ठंडी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी और वहीं बहस खत्म हो गई। टूर्नामेंट जारी रहेगा। क्या कोई और ईथन को चैलेंज करना चाहता है? पूरा एरिना एकदम शांत हो गया। तुम्हें चैलेंज करेगा? आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी? तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजी। एक लंबा और मजबूत जबड़े वाला नौजवान छलांग लगाकर दूसरे एरिना में उतरा। तुम्हें देखते ही उसकी आंखों में लड़ने का जोश भड़क उठा। ये लायन परिवार का रेक्स लायन है, जिसे रेजिंग लायन कहा जाता है। रेक्स लायन, वो यहाँ क्यों आया है? रेक्स लायन न्यू स्टोन सिटी के दूसरे सबसे बड़े परिवार का नंबर 1 जीनियस अर्थ रेल्म 2nd लेवल पीक। उसके मैदान में उतरते ही जूलियन की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। ग्रैंड एल्डर मार्कस मौके का फायदा उठाकर जोर से ऐलान करते हैं, इस टूर्नामेंट के फाइनल चैंपियन को एक प्रोफाउंड टेक्निक के साथ साथ ड्रैगन एसेंशन सीक्रेट रेल्म में प्रवेश का मौका भी मिलेगा। जैसे ही ड्रैगन एसेंशन सीक्रेट रेल्म का नाम लिया जाता है, पूरा अरीना जोश से भर उठता है। हर किसी की आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई देने लगती है। ईथन, क्या तुम मेरा सामना करने की हिम्मत करोगे? रेक्स लायन का फाइटिंग इंटेंट और भी तेज हो जाता है। तुम उसकी तरफ देखते हो। अर्थ रेल्म 2nd लेवल पीक नींव काफी मजबूत है, लेकिन कमजोरियां बहुत ज्यादा हैं। तुम बस अपनी उंगली घुमाकर उसे आगे आने का इशारा करते हो। आओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। घमंडी रेक्स लायन दहाड़ता है और गुस्से में शेर की तरह तुम्हारी तरफ टूट पड़ता है। रेजिंग लायन फिस्ट, उसकी मुट्ठी के साथ एक विशाल फैंटम लायन हेड उभरता है। उसकी डरावनी ताकत हवा को भी भारी बना देती है, लेकिन इस दुनिया हिला देने वाले अटैक के सामने तुम बस एक उंगली आगे बढ़ाते हो। फिर वही तर्जनी उंगली, बूम उंगली और मुट्ठी टकराते हैं। दहाड़ता हुआ फैंटम लायन हेड ऐसे गायब हो जाता है जैसे कोई फूटा हुआ गुब्बारा हो जाता है, जैसे कोई फूटा हुआ गुब्बारा हो। रेक्स लायन का
पूरा शरीर बेकाबू होकर 10 से भी ज्यादा कदम पीछे लड़खड़ा जाता है। उसके दाहिने हाथ की आस्तीन चिथड़ों में उड़ जाती है। पूरा हाथ कांप रहा था और खून से भर चुका था। सिर्फ एक चाल और नतीजा पहले ही तय हो चुका था। ये नामुमकिन रेक्स लायन के चेहरे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? तुम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। निराशाजनक फिर से रेक्स लायन पूरी तरह गुस्से में एक परछाई बनकर फिर हमला करता है, लेकिन इस बार तुम उंगली भी इस्तेमाल नहीं करते। तुम बस अपना पैर उठाते हो। एक हल्की सी किक जो देखने में धीमी लगती है, लेकिन सबसे आखिर में चलने के बावजूद सबसे पहले अपने निशाने पर पहुंच जाती है। वो सीधा उसके अटैक की सबसे कमजोर जगह पर लगती है। धम रेक्स लायन लुढ़कते हुए कद्दू की तरह पूरे अरीना में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा गिरता है, पूरी तरह बेइज्जत। तीसरी चाल। तुम्हारी आवाज किसी मौत के फरमान जैसी लगती है। तुम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हो और ऊपर से उसे देखते हो। वो उठने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारा पैर उसके सीने पर आकर टिक जाता है। वो कुछ बोल भी नहीं पाता कि तुम हल्का सा दबाव बढ़ा देते हो। क्रैक टूटी हुई पसली की आवाज पूरे अरीना में साफ सुनाई देती है। वो मुंह भर खून उगलता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तुम अपना पैर हटाते हो, फिर पूरे अरीना पर नजर घुमाते हुए आखिर में ग्रैंड एल्डर मार्कस पर नजर टिकाते हो, जिसका चेहरा हैरानी और गुस्से से भर चुका था। टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। प्रोफाउंड टेक्निक और सीक्रेट रेल्म का स्पॉट दोनों मेरे हैं। 3 दिन बाद हिडन ड्रैगन माउंटेन के बाहरी इलाके में ब्लूस्टोन सिटी के 3 बड़े परिवारों से आए तथा कथित एलीट तुम्हारी नजर में चहचहाती गौरैयों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं थे। तुम अकेले एक पुराने पेड़ के सहारे टिके हुए आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, जैसे आसपास से आती घूरती नजरों का तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा हो। टूर्नामेंट में तुम्हारे जबरदस्त प्रदर्शन के बाद रीड परिवार के लोगों के चेहरे देखने लायक हो गए थे। अब किसी में भी तुम्हें खुलेआम उकसाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कोई तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं करता था। वे तुमसे डरते भी थे और तुम्हें स्वीकार भी नहीं करना चाहते थे। परिवार के बड़ों ने जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज तुम्हारे पास भेजे थे, तुमने उन्हें दरवाजे के अंदर तक नहीं आने दिया। तुम यहां सिर्फ अपना हिसाब बराबर करने आए थे और रास्ते में जो कुछ तुम्हारा हक था उसे वापस लेने। जूलियन, उसे देखो, कितना असहनीय चेहरा। क्लोई की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। तुमने पलक तक नहीं झपकाई। उधर जूलियन हल्की सी मुस्कान के साथ उसे शांत कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपा किलिंग इंटेंट तुमसे बिल्कुल नहीं छिपा। पिछले 3 दिनों से शायद वो ठीक से सोया भी नहीं था। वो इसे समझ नहीं पा रहा था, वो इसे मान भी नहीं पा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आगे उसे ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी जिन्हें समझना उसके लिए और भी मुश्किल होगा। तुमने पहले ही देख लिया था कि जूलियन भीड़ में खड़े एज्योर सनसेट के कपड़े पहने एक अधेड़ आदमी को इशारा कर रहा था। ये साफ संकेत था कि सीक्रेट रेल्म के अंदर उसने पहले से ही तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रखा है। तभी सामने की लाल धुंध तेजी से उफरने लगी और एक काली दरार खुल गई। सीक्रेट रेल्म का एंट्रेंस खुल चुका था। बड़ों के इशारा करते ही बेसब्र युवा शिष्य ऐसे अंदर दौड़ पड़े जैसे उबलते पानी में पकौड़े डाल दिए गए हों। जूलियन क्लोई का हाथ पकड़कर सबसे पहले अंदर जाने वालों में शामिल था। तभी तुमने अपनी आंखें खोली, आराम से उठे और बिना किसी जल्दबाजी के सबसे पीछे चलते हुए अंदर बढ़ गए। स्पेस में तेज चक्कर आने जैसा एहसास हुआ और अगले ही पल तुम खुद को एक प्राचीन जंगल में टेलीपोर्ट हुआ पाया। हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी घनी थी कि लगता था जैसे उसे पानी की तरह छुआ जा सकता हो। बाहर की दुनिया के मुकाबले यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 10 गुना ज्यादा थी। बुरी जगह नहीं है। तुमने गहरी सांस ली और केओस बॉडी अपने आप चलने लगी, चुपचाप आसपास की सारी एनर्जी को सोखते हुए, लेकिन तुम्हें खजाने ढूंढने की कोई जल्दी नहीं थी। प्राइमोर्डियल आइज एक्टिवेट होते ही तुम्हारे सामने की पूरी दुनिया बदल गई। हर चीज का असली रूप, फॉर्चून का हर नियम तुम्हारी आंखों के सामने रोशनी की लकीरों और बिंदुओं में बदल गया। तुम्हारी नजर आसानी से हर रुकावट को पार करती हुई सीधा एक फॉर्चून थ्रेड पर जाकर रुकी, चमकदार लेकिन अंदर से खोखला एक सुनहरी लकीर, जिसका दूसरा सिरा सीधे जूलियन तक जाता था। नाम जूलियन हाल की। फॉर्चून ड्रैगन एसेंशन सीक्रेट रेल्म के नॉर्थ वेस्ट में 300 ली दूर उसे प्राचीन सॉर्ड स्मिथ स्टार सॉर्ड सॉवरेन की विरासत वाली गुफा मिलेगी। स्टार सॉर्ड सॉवरेन मेरे लिए रास्ता तैयार कर रहा है। तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, तुमने दिशा तय की और आराम से चल पड़े। रास्ते में सदियों पुरानी स्पिरिट हर्ब्स जिनके लिए दूसरे लोग अपनी जान तक देने को तैयार रहते, तुम्हारी नजर तक नहीं खींच सकी। तुम्हारा सिर्फ एक ही टारगेट था, जूलियन। जब तुम सीधे चोजन वन को फॉलो कर सकते हो तो खुद मेहनत करके ट्रेजर हंटर बनने की क्या जरूरत थी? वो तो चलता फिरता ऑटोमेटिक ट्रेजर डिटेक्टर था। ये तरीका कहीं ज्यादा आसान था। दूसरी तरफ जूलियन क्लोई को जल्दी जल्दी अपने साथ खींचते हुए एक घाटी से गुजर रहा था। जूलियन, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? कुछ मत पूछो, बस मेरे पीछे आओ। उसकी आवाज में साफ बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक झरने के पीछे छिपी चट्टान के सामने पहुंचकर रुक गए। यही जगह है। जूलियन ने पानी के पर्दे को एक तरफ हटाया। गुफा के एंट्रेंस के आसपास बनी मजबूत फॉर्मेशन को देखकर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। क्लोई, पीछे हटो, देखो मैं इसे कैसे खोलता हूं। इतना कहकर उसने स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकाली और जोर लगाकर फॉर्मेशन तोड़ने लगा। उसके माथे पर लगातार पसीना बह रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लगभग 100 मीटर दूर एक पेड़ की शाखा पर बैठे तुम चुपचाप उसका पूरा तमाशा देख रहे थे। तुम्हारी नजर में वो फॉर्मेशन इतनी कमजोर थी कि उसमें छेद ही छेद थे।
किसी बच्चे की लिखावट से भी ज्यादा। तुम तो एक पल में उसके अंदर जाने के दर्जनों तरीके सोच सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। मुफ्त का काम तो मुफ्त का ही होता है, उसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए। तुम भी आराम से अपने रोब से रास्ते में कहीं से तोड़ा हुआ एक फल निकालते हो और उसे खाते रहते हो। काफी अच्छा है। 1 घंटे बाद बूम, जैसे ही जूलियन ने प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन की आखिरी लेयर पर हमला किया, उसकी रोशनी आखिरकार फीकी पड़ गई। बूम आखिरकार टूट गया। जूलियन ने माथे का पसीना पोंछा, उसका चेहरा खुशी से लाल हो चुका था। वो क्लोई के सामने अपनी मेहनत का क्रेडिट लेने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि क्लोई उसके पीछे किसी चीज को डर के मारे घूर रही थी। जूलियन सावधान, उसका दिल जोर से धड़का। वो तुरंत पलटा और वहां तुम खड़े थे, एक हाथ में आधा खाया हुआ फल, गुफा के दरवाजे से टिके हुए चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। बहुत बढ़िया। तुमने हाथ में पकड़ा, फल हल्का सा हिलाया। उस दरवाजे को खोलने की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। तुमने आलस भरे अंदाज में कहा। जूलियन का दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह खाली हो गया। ईथन, उसने दांत पीसते हुए खून से भरी आंखों के साथ तुम्हारा नाम निकाला। बहुत बढ़िया। ये 2 शब्द उसके दिल में लाल गरम सुइयों की तरह चुभ गए। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर लगभग खत्म कर दी थी, अपनी जमा की हुई कीमती एनर्जी भी खर्च कर दी थी, और आखिर में तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने वाला सिर्फ एक मुफ्त मजदूर बनकर रह गया था। ईथन, ये हद हो गई। क्लोई गुस्से में जूलियन के सामने आकर खड़ी हो गई। जूलियन ने इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए इतनी मेहनत की और तुम बस उसकी मेहनत का फायदा उठाना चाहते हो। तुमने आराम से फल का आखिरी टुकड़ा खाया, गुठली फेंकी और उनकी बातों पर जरा भी ध्यान दिए बिना ऐसे गुफा के अंदर चल पड़े जैसे अपने ही घर में टहल रहे हो। तुम सीधे गुफा के बीच बने पत्थर के प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, जहां एक पुरानी बिना सजावट वाली तलवार और जानवर की खाल में लिपटा एक मैनुअल रखा था। फॉलिंग स्टार सॉर्ड मैनुअल, एक हाई ग्रेड अर्थ टियर टेक्निक। जूलियन की सांस अटक गई, उसका लालच तुरंत उसके गुस्से पर हावी हो गया। ईथन, मैं सलाह देता हूं कि अभी यहीं से निकल जाओ, वरना पुराने रिश्तों का लिहाज मत। उम्मीद करना। वो पत्थर के प्लेटफॉर्म के सामने खड़ा होकर बहादुरी दिखाने लगा और तुम्हें बातों से डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुमने हाथ बढ़ाकर फॉलिंग स्टार सॉर्ड मैनुअल उठाया और यूं ही उसके कुछ पन्ने पलट दिए। उफ, कमियां ही कमियां हैं, दिखने में शानदार लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। इसे पूरी तरह मास्टर भी कर लो तो बस स्टार पावर के कुछ मामूली धागे ही मिलेंगे। तुमने सिर हिलाया और उस मैनुअल को, जिसे जूलियन अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रख रहा था, ऐसे वापस पत्थर के प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया जैसे वो कोई बेकार कचरा हो। क्या ऐसी चीज के लिए इतना शोर मचाने की जरूरत थी? ये सुनते ही जूलियन गुस्से से कांपने लगा। तुम क्या जानो, तुम तो स्पिरिचुअल एनर्जी तक इकट्ठा नहीं कर सकते और तुम खुद को सॉर्ड मैनुअल को जज करने लायक समझते हो। उसका गुस्सा धीरे धीरे हंसी में बदल गया। तुमने भी सिर हिलाकर पूरी सहमति जताई। सही कह रहे हो, मुझे सच में ऐसी मामूली टेक्निक की क्वालिटी को जज नहीं करना चाहिए। फिर तुमने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। क्योंकि तुम्हें ये मैनुअल इतना पसंद है तो इसे मेरा गिफ्ट समझ लो, मेरा गिफ्ट तुम्हारे लिए। ये शब्द 9वें आसमान से गिरी बिजली की तरह जूलियन और क्लोई दोनों पर गिरे। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये ऐसी बेइज्जती थी जिसकी कोई तुलना नहीं थी। जूलियन तो ये ज्यादा पसंद करता कि तुम उससे लड़कर मैनुअल छीन लेते बजाय इसके कि उसे इस तरह खैरात में दे दो। लेकिन जैसे ही ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकले, डिंग, तुम्हारा गिफ्ट किया हुआ हाई ग्रेड अर्थ टियर टेक्निक फॉलिंग स्टार सॉर्ड मैनुअल बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया गया है। 10,000 गुना क्रिटिकल रिबाउंड शुरू हो चुका है। बधाई हो प्लेयर, तुम्हें हाई ग्रेड हेवन टियर मूवमेंट टेक्निक 9 हेवंस विंड स्टेप प्राप्त हुई है। एक पल में अनगिनत जानकारियां तुम्हारे दिमाग में उमड़ पड़ी। तुमने मुश्किल से अपना शरीर हिलाया, लेकिन अगले ही पल तुम गुफा के एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। इतनी तेज रफ्तार मानो तुम अपनी जगह से हिले ही न हो। क्या जूलियन पत्थर के प्लेटफॉर्म पर पड़े मैनुअल को देखता रह गया। वो पूरी तरह सन्न था। तुमने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, बस हाथ उठाकर हल्का सा हिलाया। साधारण चीजें साधारण लोगों के लिए होती हैं, ये मैनुअल तुम्हारे लिए ही बना है। इतना कहकर तुम्हारी परछाई गायब हो गई। गुफा में सिर्फ तुम्हारी वही बात गूंजती रही जिसने जूलियन और क्लोई के बचे खुचे होश भी तोड़ दिए। तुम बिना एक पल रुके उस तथाकथित सॉर्ड सॉवरेन की गुफा से बाहर निकल गए। प्राइमोर्डियल आइज पहले ही इस पूरी गुप्त जगह का नक्शा तुम्हें दिखा चुकी थी और उसके असली केंद्र की पहचान भी करा चुकी थी। जूलियन को जो मिला था वो तो बस एक शुरुआत थी। तुमने तुरंत अभी अभी हासिल की हुई 9 हेवंस विंड स्टेप एक्टिवेट कर दी। एक कदम और तुम्हारी परछाई 100 मीटर दूर पहुंच गई। तुम्हारे आसपास का नजारा धुंधला होकर पीछे की तरफ भागने लगता है और रोशनी की लकीरों में बदल जाता है। अगरबत्ती जलने जितने समय से भी कम में तुम 100 ली से ज्यादा जंगल पार कर लेते हो और खून जैसी लाल धुंध से ढकी एक विशाल घाटी के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हो। तुम धुंध हटाकर अंदर कदम रखते हो। सामने का नजारा देखकर तुम्हारी भौहें भी हल्की सी उठ जाती हैं। घाटी के बीचों बीच एक विशाल ब्लड पूल था, लेकिन उसमें बहने वाला तरल लाल खून नहीं बल्कि पिघले हुए सोने जैसा चमकदार द्रव था, जिससे दुनिया का अंत कर देने वाली शक्ति निकल रही थी। ब्लड पूल की सतह के ऊपर सैकड़ों फीट लंबे एक ट्रू ड्रैगन का फैंटम मंडरा रहा था। एक एंशिएंट ट्रू ड्रैगन का हार्ट ब्लड, अब यही असली खजाना था। ब्लड पूल के पास एक विशाल बीस्ट, जिसका शरीर एक छोटी पहाड़ी जितना बड़ा था और जिसका रूप क्यूलिन जैसा था, गहरी नींद में सो रहा था। हेवन पियर्सिंग रेल्म पीक गार्डियन बीस्ट, ब्लैक स्पिरिट बीस्ट। इसी खजाने को देखते हुए घाटी के दूसरी तरफ से 2 घायल लोग लड़खड़ाते हुए अंदर आए। वे जूलियन और क्लोई थे। सॉर्ड मैनुअल हासिल करने के बाद जूलियन बिना रुके अपनी यादों के सहारे सीधे यहां चला आया था।
ये ट्रू ड्रैगन ब्लड पूल ही इस सफर का उसका असली टारगेट था, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सोए हुए ब्लैक स्पिरिट बीस्ट पर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। धत तेरे की, ये बीस्ट अभी तक यहाँ क्यों है? उसे अपनी पिछली जिंदगी साफ याद थी। इसी समय तक गार्डियन बीस्ट खाने की तलाश में बाहर निकल चुका होना चाहिए था। जूलियन, वो क्या है? क्लोई का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। डरो मत, जूलियन ने खुद को शांत करते हुए कहा। देखना, मैं इसके आसपास से निकलकर ड्रैगन ब्लड ले लूंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। उसने अपनी प्रेजेंस पूरी तरह छिपा ली और धीरे धीरे ब्लड पूल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह पूल से करीब 100 मीटर दूर पहुंचा, सोया हुआ ब्लैक स्पिरिट बीस्ट अचानक अपनी खून जैसी लाल आंखें खोल देता है और आसमान हिला देने वाली दहाड़ मारता है। उसकी डरावनी साउंड वेव एक फिजिकल शॉक वेव में बदलकर चारों तरफ फैल जाती है। जूलियन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया। मुंह से खून उगलते हुए वो कई दर्जन मीटर दूर जाकर गिरा। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन महसूस करता है कि उसके अंदर के सारे अंग बुरी तरह हिल चुके हैं। एक पल में दोनों पर मौत का साया मंडराने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय घाटी के दूसरी तरफ से एक बेफिक्र आवाज सुनाई देती है। तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? जूलियन और क्लोई चौंक कर तुम्हारी तरफ देखते हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि तुम कब वहां पहुंच गए। तुम पहले से ही घाटी के एंट्रेंस पर खड़े थे और उन्हें बिल्कुल शांत चेहरे से देख रहे थे। ब्लैक स्पिरिट बीस्ट भी अपना विशाल सिर घुमाता है। उसकी जंगली नजर तुरंत तुम पर टिक जाती है। वो अपना खून जैसा लाल मुंह खोलता है और दोबारा दहाड़ने की तैयारी करता है। लेकिन तुम न तो घबराते हो और न ही पीछे हटते हो। तुम बस उसकी तरफ एक एक करके शांत और बिना किसी जल्दबाजी के कदम बढ़ाते रहते हो। उसी पल तुम बिना कुछ छिपाए अपनी असली प्रेजेंस सामने ले आते हो। ये कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो तुम्हारे ब्लडलाइन की गहराई से निकल रहा था। एक बेहद डरावना दबाव, केओस बॉडी ऑरा। एक पल में हवा थम जाती है, बादल बिखर जाते हैं। ब्लैक स्पिरिट बीस्ट की आधी निकली हुई दहाड़ उसके गले में ही अटक जाती है। उसकी खूंखार आंखों में पहले कंफ्यूजन दिखाई देता है, फिर शॉक और आखिर में बेमिसाल डर और पूरी तरह समर्पण। ये लाइफ लेवल पर होने वाला पूर्ण सप्रेशन था। जूलियन और क्लोई की अविश्वास से भरी निगाहों के सामने धम कभी हेवन पियर्सिंग रेल्म पीक का ताकतवर गार्डियन बीस्ट अपना विशाल शरीर जमीन पर गिरा देता है। वो पूरी तरह झुक जाता है, अपना सिर मिट्टी में दबा लेता है। उसका पूरा शरीर डर से बुरी तरह कांपने लगता है। तुम उसके पास जाकर अपना हाथ बढ़ाते हो और उसके सिर पर ऐसे थपथपाते हो जैसे किसी छोटे पिल्ले को शांत कर रहे हो। गुड बॉय। फिर उन दोनों की तरफ एक नजर तक डाले बिना, जो पूरी तरह पत्थर की तरह जमे हुए थे, तुम सीधे ट्रू ड्रैगन ब्लड पूल की तरफ बढ़ जाते हो। काला स्पिरिट बीस्ट आज्ञाकारी होकर ऊपर उठता है, तुम्हारे पीछे पीछे चलता है और आखिर में पूल के किनारे चुपचाप बैठ जाता है। उसका विशाल शरीर पूरे रास्ते को रोक देता है, जबकि उसकी नजरें थके हुए जूलियन पर टिकी रहती हैं। इस वक्त वो बिल्कुल एक वफादार गार्डियन बीस्ट जैसा लग रहा था। छपाक, तुम सुनहरे खून से भरे पूल में कदम रखते हो। जैसे ही जंगली और हिंसक ट्रू ड्रैगन ब्लड एसेंस तुम्हारे शरीर को छूता है, वो हैरानी की बात है कि बेहद शांत और मुलायम हो जाता है। जैसे कोई छोटा पक्षी अपने घर लौट आया हो, वो तेजी से तुम्हारे शरीर के हर हिस्से और हर हड्डी में समाने लगता है। केओस बॉडी, सभी नियमों का सोर्स और हर बॉडी का पूर्वज, तुम पूल के बीचों बीच पालथी मारकर बैठ जाते हो, आंखें बंद कर लेते हो और तुम्हारा शरीर एक अथाह खालीपन में बदल जाता है, जो पूल के भीतर मौजूद विशाल एनर्जी को लालच से निगलने लगता है। तुम्हारी शारीरिक ताकत समझ से परे रफ्तार से बढ़ने लगती है। घाटी के दूसरी तरफ जूलियन जमीन पर सुन बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। उसके सामने जो कुछ हो रहा था, उसने दुनिया के बारे में उसकी सारी समझ तोड़कर रख दी थी। उसका दूसरा जन्म, उसका भविष्य का ज्ञान तुम्हारे सामने, ये सब किसी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। ये असली नहीं हो सकता, ये जरूर कोई भ्रम है। हाँ, भ्रम। जूलियन किसी पागल इंसान की तरह अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने जितनी भी उम्मीदें लगाई थीं, जितनी भी योजनाएं बनाई थीं और किस्मत पलटने के जितने भी मौके उसने सोचे थे, तुमने उन सबको सबसे आसान और सबसे बेरहमी से कुचल दिया था। पफ्ट, उसके मुंह से खून की एक तेज धार बाहर निकली, जिस पहचान पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था। उसके चोजन वन होने का विश्वास उसी पल पूरी तरह टूट गया। जूलियन, ऐसे मत करो। क्लोई घबराकर उसके पास पहुंची। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। दूर हटो। जूलियन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, चेहरा गुस्से से विकृत था और वो दहाड़ उठा। ये सब तुम्हारी गलती है, रीड परिवार। अगर तुम लोगों ने शुरू में उसकी हड्डी नहीं छीनी होती तो आज ये सब कभी नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्लोई वहीं की वहीं सुन रह गई। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वो अपने सामने खड़े उस इंसान को देख रही थी, जो गुस्से में पागल होकर अपनी गलती मानने की बजाय पूरी दुनिया को दोष दे रहा था। उसे लगा जैसे वो उसे जानती ही नहीं थी। धीरे धीरे उसकी नजर दूर ट्रू ड्रैगन ब्लड पूल में शांत बैठी ईथन की तरफ चली गई। बिना किसी चेतावनी के उसके मन में एक ख्याल आया, शायद इतने महीने पहले उसकी सुप्रीम बोन लेना सच में हमारी गलती थी। उसी वक्त पूरा सीक्रेट रेल्म जोर से कांप उठा। एक बेहद ताकतवर खिंचाव ने तुम्हें और वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगले ही पल चारों तरफ का नजारा बदल गया और सब लोग हिडन ड्रैगन माउंटेन के बाहर की दुनिया में वापस पहुंच गए। एक एक करके लोग स्पेस रिफ्ट से बाहर फेंके जाने लगे। हर कोई बुरी तरह घायल था और उनकी हालत बेहद खराब थी। रीड परिवार के ग्रैंड एल्डर मार्कस क्लोई और जूलियन की हालत देखकर दंग रह गए। क्लोई की आंखें खाली थीं, जबकि जूलियन के कपड़े फटे हुए थे और उसकी ऑरा पूरी तरह बिखर चुकी थी।
ये यहाँ आखिर हुआ क्या था? जूलियन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बंद होती हुई स्पेस रिफ्ट को घूरता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ जहरीली नफरत भरी हुई थी। और जैसे ही स्पेस रिफ्ट पूरी तरह बंद होने वाली थी, तुम बिल्कुल आखिरी पल में बिना किसी जल्दबाजी के उसके अंदर से बाहर निकल आए। इस समय तुम्हारी स्किन तराशे हुए जेड की तरह चमक रही थी, उस पर दिव्य रोशनी बह रही थी और तुम्हारी हर सांस मानो आसमान और धरती के साथ गूंज रही थी। तुम बस चुपचाप वहां खड़े थे, लेकिन फिर भी सबकी नजरें अपने आप तुम्हारी तरफ खिंच गईं। तुम पूरी तरह बदल चुके थे। क्लोई ने तुम्हारी तरफ देखा। तुम पहले की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। फिर उसने अपने बगल में जूलियन को देखा, जिसका शांत स्वभाव पूरी तरह बिखर चुका था। दोनों के बीच का अंतर अब साफ दिखाई दे रहा था। उसके दिल में बोया गया शक का बीज आखिरकार अंकुरित हो चुका था। ईथन जूलियन अब अपने अंदर उबल रही किलिंग इंटेंट और जलन को और नहीं रोक पाया। उसने जोर से दहाड़ लगाई, अपनी स्पिरिट सॉर्ड स्टार चेसर निकाल ली और रोशनी की एक लकीर बनकर सीधे तुम्हारी तरफ हमला कर दिया। तलवार चलाने की कोशिश की है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इस एक बार में उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर की आखिरी बूंद तक झोंक दी थी। मास्टर जूलियन, रुक जाइए। मार्कस और बाकी लोग घबरा गए, लेकिन अब बीच में आने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तलवार की तेज नोक सीधी तुम्हारे माथे को भेदने वाली थी। फिर भी तुमने पलक तक नहीं झपकाई। तुमने बस आराम से अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ा दी। डिंग, एक बेहद हल्की लेकिन साफ आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अफरा तफरी के बीच भी वहां मौजूद हर इंसान ने उसे साफ साफ सुना। उसी पल ऐसा लगा जैसे समय ही धीमा पड़ गया हो। सबकी डरी हुई नजरों के सामने जूलियन की तलवार, जिसमें उसकी पूरी स्पिरिचुअल पावर समा चुकी थी और जिसकी शॉर्ट क्यू लगातार बढ़ रही थी, स्टार चेसर आकर बिल्कुल उन 2 उंगलियों के बीच रुक गई, जो देखने में इतनी साधारण और नाजुक लग रही थीं। न कोई जबरदस्त धमाका हुआ, न कोई भयानक एनर्जी वेव फैली। वो उस्तरे जैसी धार जो लोहे और पत्थर तक को चीर सकती थी, बस वहीं रुक गई, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। न नामुमकिन जूलियन का चेहरा डर से टेढ़ा पड़ गया। उसकी दोनों बाहों की नसें उभर आईं। उसने अपने शरीर की बची हुई हर बूंद स्पिरिचुअल पावर तलवार में झोंक दी, ताकि वो उसे जरा सा भी आगे बढ़ा सके। लेकिन तुम्हारी वो 2 उंगलियां किसी अटल पर्वत की तरह वहीं टिकी रहीं। उसकी हर कोशिश बेकार हो गई। तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुमने बस अपनी 2 उंगलियां हल्की सी घुमाई और तलवार की नोक पर थोड़ा सा दबाव डाल दिया। क्रैक। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी। जूलियन की सबसे कीमती तलवार स्टार चेसर, जिसे उसने सीधे सॉर्ड सॉवरिन की गुफा से हासिल किया था, उसके ब्लेड पर एक पतली सी दरार उभर आई। अगले ही पल वो दरार मकड़ी के जाले की तरह पूरे ब्लेड में फैल गई। धड़ाम, पूरी तलवार वहीं टूटकर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई और चारों तरफ उड़ गई। जूलियन मानो किसी जोरदार वार से टकरा गया हो। वो 7-8 कदम पीछे लड़खड़ाया। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे की सख्त जमीन पर गहरे निशान बनते गए। आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके जख्म से फिर से खून बहने लगा। वो खाली नजरों से अपने हाथ को देखता रह गया। अब उसके हाथ में सिर्फ बिना ब्लेड वाली मूठ बची थी। फिर उसने तुम्हारी तरफ देखा। तुम अब भी खाली हाथ खड़े थे। तुम्हारे कपड़ों पर एक भी सिलवट नहीं आई थी। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसकी तलवार टूट चुकी थी। जिस तुरुप के पत्ते पर उसने सब कुछ दांव पर लगाया था, वो एक पल में खत्म हो चुका था। जूलियन के गले से एक टूटी हुई खोखली हंसी निकली। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाया। डर, ऐसा डर जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था, बर्फ की लहर की तरह उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसकी बची खुची समझ भी डूब गई। तुमने आखिरकार अपनी नजर नीचे की और उसे लापरवाही से देखा। उस नजर में न मजाक था, न नफरत, सिर्फ पूरी तरह की बेपरवाही थी। ठीक वैसे जैसे कोई इंसान अपने पैरों के नीचे रेंगती हुई चींटी पर कोई एहसास बर्बाद नहीं करता। शोर, तुमने ये 2 शब्द बेहद शांत आवाज में कहे और फिर अपनी उंगली हल्के से हिला दी। एक अदृश्य ताकत का झोंका जो सबसे आखिर में निकला, लेकिन सबसे पहले पहुंचा सीधा जूलियन की छाती पर जाकर लगा छींटे। जूलियन का शरीर फटे हुए बोरे की तरह पीछे की ओर उड़ गया और 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर एक चट्टान से जोरदार टक्कर खाई। टक्कर इतनी भयानक थी कि चट्टान चकनाचूर हो गई, जबकि जूलियन मलबे के बीच गिरा पड़ा था। उसके शरीर की हर हड्डी टूट चुकी थी। अब वो दोबारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तुम्हें तो मुझे मुक्का मारने का हक भी कभी नहीं था। तुम्हारी शांत आवाज हवा में गूंज गई। पूरी भीड़ पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सामने का नजारा देखकर हर कोई पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। नंगे हाथों से हथियार तोड़ देना और उंगली के एक झटके से एक एम्परर रेल्म कल्टिवेटर को इतनी बुरी तरह घायल कर देना, क्या सच में ऐसी ताकत किसी 20 साल से कम उम्र के लड़के में हो सकती है? डेमन रीड और रीड परिवार के बाकी बुजुर्गों को लगा जैसे उनके सिर सुन्न पड़ गए हों। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वे अरीना के बीचों बीच खड़े उस युवक को घूर रहे थे जो चांदनी के नीचे किसी बाज की तरह शांत खड़ा था। अब उनके दिलों में हैरानी नहीं, बल्कि गहरा डर और खौफ भर चुका था। उन्हें आखिरकार समझ आ गया था कि रीड परिवार ने सच में एक ऐसी ताकत को ठुकरा दिया है जिसकी कोई बराबरी नहीं थी। जूलियन, क्लोई चीख पड़ी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो दौड़कर जूलियन के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने उसकी हालत देखी, वो आधा कदम पीछे हट गई। जूलियन के बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके पहले वाले हैंडसम चेहरे का नामोनिशान तक नहीं बचा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वो किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राते हुए तुम्हें घूर रहा था।
तुम एक मॉन्स्टर हो। तुमने आखिर कौन सा जादू किया? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चोजन वन हूँ, मैं इस दुनिया का हीरो हूँ। वो लगभग पागल हो चुका था और लगातार बेसिर पैर की बातें किए जा रहा था। उसमें जरा सी भी समझ नहीं बची थी। क्लोई उसे इस हालत में देखती है तो उसके सीने में ठंडक दौड़ जाती है। जिस जूलियन को वो जानती थी, कॉन्फिडेंट, शांत और हर चीज को हमेशा कंट्रोल में रखने वाला, ऐसा लग रहा था कि वो इसी पल पूरी तरह मर चुका है। उसकी जगह अब एक ऐसा आदमी खड़ा था जो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक पागल जो बेकाबू होकर चीख रहा था। उसी पल उसके मन में जूलियन के लिए बचा हुआ भरोसा भी पूरी तरह टूट गया। उसी समय एज्योर सनसेट के स्टुअर्ट कोल, जो लंबे समय से आउटर सेक्ट के एग्जीक्यूटिव थे, उनके चेहरे के भाव कई बार बदले। आखिरकार वो आगे बढ़े। एक पल में ही वो जूलियन के पास पहुंचे और उसे मलबे से बाहर खींच लिया। जूलियन, हम यहां और नहीं रुक सकते, चलो तुरंत सेक्ट वापस चलते हैं। कोल ने बिना देर किए कहा। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि तुमने जो अजीब तरीका दिखाया है वो उसकी संभालने की क्षमता से बहुत बाहर है। यहां जो कुछ भी हुआ उसकी खबर तुरंत सेक्ट तक पहुंचानी होगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। जूलियन पागलों की तरह छटपटाने लगा। बस बहुत हुआ। कोल ने गुस्से में जूलियन के शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी का एक झोंका भेजा, जिससे उसके घाव और बेकाबू एनर्जी फ्लो कुछ देर के लिए दब गए। फिर उसने थकी हुई नजर से तुम्हारी तरफ देखा। उसने कोई और धमकी नहीं दी, बस बुरी तरह घायल जूलियन को उठाया और बिना पीछे देखे एज्योर सनसेट की तरफ उड़ गया। ईथन, मेरा इंतजार करना। अगर मैं जूलियन तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं करूं तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूं। दूर आसमान में उसकी जहरीली दहाड़ लंबे समय तक गूंजती रही, लेकिन तुमने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तुमने अपनी नजर पूरी तरह स्तब्ध रीड क्लैन के लोगों की तरफ घुमा दी। तुम जहां जहां से गुजरे भीड़ अपने आप रास्ता छोड़ती गई। हर कोई अनजाने में सिर झुका रहा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि तुम्हारी आंखों में आंखें डाल सके। आखिर में तुम क्लैन हेड डेमियन रीड के सामने जाकर रुके। तुम्हारी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। पिताजी, मैं थक गया हूं, मैं आराम करना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल, मैं अभी किसी को भेजता हूं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह और कल्टीवेशन रिसोर्सेज तैयार करवाता हूं। डेमियन अपनी हैरानी से बाहर आते हुए जल्दी जल्दी बोला। तुमने सिर हिला दिया, जरूरत नहीं है। इतना कहकर तुम सीधे भीड़ के बीच से निकल गए और अपने टूटे फूटे छोटे से आंगन की तरफ चल पड़े। पीछे पूरा रीड क्लैन खड़ा था, जिसके हर सदस्य के चेहरे पर शब्दों से परे उलझन साफ दिखाई दे रही थी। एज्योर सनसेट ब्लूएस्ट सिटी से 100 लीग दूर एज्योर सन माउंटेन्स की चोटियों पर बसा हुआ था। चारों तरफ स्पिरिचुअल मिस्ट फैली हुई थी और आसमान में क्रेन्स उड़ रही थीं। आउटर सेक्ट एग्जीक्यूटिव हॉल के अंदर एक घायल आदमी आधा रेंगता हुआ भीतर आया और जोरदार धमाके के साथ फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके सामने ग्रे रंग के कपड़े पहने एक एल्डर आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे। एल्डर थॉर्न, मुझे बचाइए, आपको अपने शिष्य के लिए इंसाफ करना होगा। वो जूलियन था। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। उसके पुराने शालीन और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व का कोई निशान बाकी नहीं था। ग्रे कपड़ों वाले एल्डर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में सुनहरी रोशनी की एक झलक चमकी। जूलियन की हालत देखकर उनकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। जूलियन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये थे एल्डर थॉर्न, एज्योर सनसेट की आउटर ब्रांच के सबसे ताकतवर इंसान, एक कोर फॉर्मेशन रेल मास्टर, और वही व्यक्ति जो हमेशा जूलियन को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। वे उसे अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहते थे। एल्डर जूलियन रोते हुए बोला, ड्रैगन एसेंशन सीक्रेट रेल में मुझे सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिला था, लेकिन रीड परिवार का ईथन बीच में आ गया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने न सिर्फ मेरा मौका छीन लिया बल्कि किसी अजीब टेक्निक से मुझे इतनी बुरी तरह घायल भी कर दिया। इसके बाद उसने सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सीक्रेट रेल्म में जो कुछ हुआ था उसे उसने पूरी तरह ईथन के अपराधों की कहानी बनाकर सुना दिया। उसने यहां तक कह दिया, उसकी नजर में हमारा एज्योर सनसेट तो बस मुर्गियों और कुत्तों के बराबर है। उसने कहा कि एक दिन वो एज्योर सन माउंटेन को अपने पैरों तले रौंद देगा और तब तुम उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं रहोगे। क्या ये सुनते ही एल्डर थॉर्न गुस्से से भड़क उठे। उनके शरीर से एक डरावनी ऑरा फूट पड़ी और एग्जीक्यूटिव हॉल की सारी मेजें और कुर्सियां पल भर में धूल बन गईं। उस कमीने की इतनी हिम्मत कि वो एज्योर सनसेट की ऐसी बेइज्जती करे। उन्होंने जूलियन को उसके पैरों पर खड़ा किया और उसके शरीर में भारी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर भर दी। जूलियन की चोटें इतनी तेजी से भरने लगी कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, आखिर ईथन में ऐसा क्या अजीब है? एल्डर थॉर्न की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जूलियन की आंखों में जीत की खतरनाक चमक उभरी। उसे पता था कि उसका दांव सफल हो चुका है। ईथन, तुम्हारा समय आ गया है। 3 दिन बाद ब्लूस्टोन सिटी रीड फैमिली एस्टेट। पिछले कुछ दिनों से पूरे रीड परिवार का माहौल अजीब तरह से तनावपूर्ण और बेचैन था। उस दिन तुमने जो डरावनी ताकत दिखाई थी उसने सबकी समझ पूरी तरह हिला दी थी। जो क्लैन मेंबर्स पहले तुम्हें नीची नजर से देखते थे अब तुम्हारे सामने आने से भी बचने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं इतने ताकतवर इंसान को नाराज न कर दें। ग्रैंड एल्डर मार्कस कई दिनों से तुम्हारे आंगन के चक्कर लगा रहे थे। वे रिश्ते सुधारने के लिए कीमती खजाने भी लाए थे, लेकिन उन्हें तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने का भी मौका नहीं मिला। फैमिली हेड डेमियन ने खुद को अपनी स्टडी में बंद कर लिया था और किसी को नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारी वजह से पूरा ब्लूस्टोन सिटी एक अजीब सी शांति में डूब गया था।
तूफान से पहले की शांति सब जानते थे कि एज्योर सनसेट इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसी दोपहर बिल्कुल साफ आसमान अचानक अंधेरा हो गया। ऊपर से एक बेहद डरावना दबाव उतरा जो हेवन पियर्सिंग रेल्म से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसने पूरे शहर को ऐसे ढक लिया जैसे आसमान ही गिरने वाला हो। शहर के अंदर अनगिनत छोटे कल्टीवेटर्स उस भयानक दबाव के नीचे घुटनों पर गिर पड़े। उनके पैरों ने जवाब दे दिया और उनके दिल डर से कांप उठे। रीड एस्टेट के अंदर भी हड़कंप मच गया। डेमियन और सभी एल्डर्स मेन हॉल से बाहर भागे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और हर चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। रीड एस्टेट के ऊपर ग्रे रंग के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हवा में खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी बिजली की तरह चमक रही थीं और वो नीचे खड़ी भीड़ को ऐसे देख रहा था जैसे वे सिर्फ चींटियां हों उसके शरीर से निकलती। ऑरा ने आसपास की स्पेस तक को मोड़ दिया था। कोर फॉर्मेशन रेल्म। रीड परिवार का मुखिया कहाँ है? डेमियन बाहर आओ और मेरा सामना करो। उसकी ठंडी आवाज ऐसे गूंजी जैसे सबसे ऊंचे आसमान से कोई आदेश दिया गया हो। उसमें जरा भी शक की गुंजाइश नहीं थी। डेमियन का दिल जोर से धड़क उठा। हिम्मत जुटाकर वो हवा में उछला और दूर से उस ग्रे कपड़ों वाले बूढ़े को झुककर प्रणाम किया। डेमियन रीड एज्योर सनसेट के एल्डर थॉर्न का स्वागत करता है। एल्डर, आपके आने का कारण क्या है? आपके क्या आदेश हैं? उसका रवैया बेहद विनम्र था। आखिर कोर फॉर्मेशन रेल्म के पावर हाउस के सामने हेवन पियर्सिंग रेल्म का एक्सपर्ट कहलाने वाला रीड परिवार का मुखिया भी कुछ नहीं था। एल्डर थॉर्न ने उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। उन्होंने बस ठंडे स्वर में कहा, मुझे बेकार की बातें मत सुनाओ। अपने परिवार के उस छोटे कमीने ईथन को इस एल्डर के हवाले कर दो, वरना आज के बाद ब्लूस्टोन सिटी में रीड परिवार का नामो निशान नहीं बचेगा। ये शब्द सुनते ही पूरा रीड परिवार सन्न रह गया। हर चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। तबाही। एज्योर सनसेट का एल्डर आते ही पूरे परिवार के विनाश की धमकी दे चुका था। डेमियन का चेहरा भूत की तरह सफेद पड़ गया। वो जल्दी से समझाने लगा, एल्डर थॉर्न, क्या यहाँ कोई गलतफहमी हो सकती है? मेरा बेटा ईथन थोड़ा जिद्दी जरूर है, लेकिन गलतफहमी। एल्डर थॉर्न ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। उसने मेरे सेट के शिष्य का मौका छीन लिया, कोई अजीब टेक्निक इस्तेमाल की और मेरी ही नहीं पूरे एज्योर सनसेट की बेइज्जती की। अब तुम मुझे बता रहे हो कि ये कोई गलतफहमी है? डेमियन का दिल पूरी तरह बैठ गया। उसे समझ आ गया कि आज बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। या तो ईथन को सौंपकर पूरे रीड परिवार को बचा लो या फिर एक बेटे की खातिर पूरे परिवार को मरने दो। ये फैसला बिल्कुल मुश्किल नहीं था। वो मुड़ा, उसकी उलझी हुई नजर पीछे के आंगन की तरफ गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी नीचे से एक शांत आवाज सुनाई दी, बाहर इतना शोर कौन मचा रहा है? जैसे ही ये शब्द गूंजे, एक आदमी धीरे धीरे टूटे फूटे आंगन से बाहर निकलकर सामने आया। वो तुम थे, काले कपड़े पहने, चेहरे पर जरा भी भाव नहीं, जैसे ये मुसीबत जो पूरे परिवार को मिटाने के लिए काफी थी तुम्हारे लिए बस गुजरती हुई हवा हो। छोटे कमीने, तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो। तुम्हें देखते ही एल्डर थॉर्न की आंखें किलिंग इंटेंट से भर गईं। उसने तुरंत हमला करने के लिए हाथ उठा लिया। रुको! तुमने हल्के से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुमने ऊपर खड़े एल्डर थॉर्न की तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय तुम सीधे डेमियन के पास गए, जिसका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ चुका था। पिता, आप काफी घबरे हुए लग रहे हैं। डेमियन के होंठ हिले, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तुम हल्का सा मुस्कुराए, अपनी स्टोरेज रिंग में हाथ डाला और एक साधारण सी छोटी ब्रॉन्ज शील्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लो ग्रेड अर्थ टियर ट्रेजर टॉर्टोइस शील्ड है। देखने में भले साधारण हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह तुम्हारी जान बचा सकती है। इसे उन सालों का किराया समझ लो जितने साल तुमने मुझे रीड एस्टेट में रहने दिया। डेमियन जड़ हो गया। उसके साथ साथ रीड क्लैन के बाकी सभी लोग भी वहीं स्तब्ध खड़े रह गए। कोई भी तुम्हारा इरादा समझ नहीं पा रहा था। दुश्मन सिर पर खड़ा था और ऐसे वक्त में तुम लड़ाई की जगह ट्रेजर बांट रहे थे, वो भी सिर्फ एक लो टियर ट्रेजर। डेमियन ने जैसे किसी अनजानी ताकत के असर में आकर वो छोटी ब्रॉन्ज शील्ड ले ली। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी, डिंग, तुम्हारा गिफ्ट किया हुआ लो ग्रेड अर्थ टियर ट्रेजर टॉर्टोइस शील्ड स्वीकार कर लिया गया है। 10,000 गुना क्रिटिकल रिबाउंड शुरू हो गया है। बधाई हो प्लेयर, तुम्हें हाई ग्रेड हेवन टियर आर्मर अनडाइंग ड्रैगन आर्मर प्राप्त हुआ है। सिस्टम की आवाज खत्म होने से पहले ही तुम्हारे शरीर से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सबकी हैरान नजरों के सामने गहरे सुनहरे ड्रैगन स्केल से बना एक शानदार आर्मर, जिसके चारों ओर 9 डिवाइन ड्रैगन्स के फैंटम लिपटे हुए थे, एक पल में तुम्हारे पूरे शरीर पर प्रकट हो गया। उस आर्मर से निकलने वाला प्रेशर एल्डर थॉर्न के प्रेशर से कहीं ज्यादा प्राचीन, कहीं ज्यादा पवित्र और कहीं ज्यादा भयावह था। एल्डर थॉर्न के चेहरे का घमंड एक पल में गायब हो गया। उसकी जगह अब सिर्फ हैरानी और लालच था। ये ऑरा, ये सिर्फ किसी हेवन टियर ट्रेजर की ही हो सकती है। अनडाइंग ड्रैगन आर्मर पहने हुए तुम धीरे धीरे हवा में उठे और आसमान में एल्डर थॉर्न के सामने जाकर रुक गए। उसने अपने कोर फॉर्मेशन रेल्म का पूरा प्रेशर तुम पर छोड़ दिया, लेकिन वो प्रेशर तुम्हारे सामने ऐसे गायब हो गया जैसे पानी में गिरा पत्थर, बिना एक भी लहर पैदा किए। तुम अपने हाथ पैर हल्के से फैलाते हो, आर्मर से मिल रही जबरदस्त ताकत को महसूस करते हो, फिर धीरे धीरे अपना सिर उठाकर पहली बार एल्डर थॉर्न की आंखों में देखते हो। तुम्हारी आवाज बिल्कुल शांत है, लेकिन उसमें ऐसा फैसला छिपा है जो सीधे रूह तक पहुंचता है। क्या तुम मुझे जज करने के लायक हो? एल्डर थॉर्न का चेहरा तुरंत जिगर जैसा लाल हो जाता है। वो एज्योर सनसेट का महान आउटर सेक्ट ग्रैंड एल्डर था,
एक कोर फॉर्मेशन रेल्म पावर हाउस। जहां भी वो जाता था लोग उसकी इज्जत करते और उसकी पूजा करते थे। लेकिन आज ब्लूस्टोन सिटी के सामने एक नौसिखिया लड़का उससे पूछ रहा था कि क्या उसे जज करने का हक है। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती थी। छोटे बच्चे जुबान तो बहुत तेज है। एल्डर थॉर्न गुस्से में हंस पड़ा। उसकी आंखों में लालच और भी गहरा हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक आर्मर पहनकर तुम इस एल्डर के सामने इतना घमंड कर सकते हो? ऐसा हेवन टियर ट्रेजर तो उसके पास भी नहीं था, यहां तक कि एज्योर सनसेट के सेक्ट मास्टर के पास भी नहीं। अगर वो तुम्हें हरा देता तो ये आर्मर और तुम्हारे सारे राज सब उसके हो जाते। पहले मैं तुम्हारा ये आर्मर तोड़ूंगा, फिर तुम्हारी कल्टिवेशन बर्बाद करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि आखिर तुम में ऐसा क्या राज छिपा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एल्डर थॉर्न हरकत में आ गया। उसकी उंगलियां ब्लेड की तरह सीधी हो गईं और उसने दूर से ही तुम्हारी तरफ वार कर दिया। स्काई रेंडिंग स्लैश। कई सौ फीट लंबी नीली सॉर्ड की वाई अचानक आसमान में फट पड़ी। उसमें इतनी भयानक ताकत थी कि मानो आसमान तक को दो हिस्सों में चीर दे। जहां जहां सॉर्ड की वाई गुजरी उसके नीचे की हवा पूरी तरह गायब हो गई और पीछे एक साफ वैक्यूम ट्रेल बन गया। सिर्फ उसकी शॉकवेव से ही रीड एस्टेट की कई इमारतें मलबे में बदल गईं। ये एक कोर फॉर्मेशन रेल्म पावर हाउस का फुल पावर स्ट्राइक था। ऐसा हमला जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। माय लॉर्ड सावधान। नीचे डेमियन डर के मारे चीख पड़ा। उसकी आवाज तक कांप रही थी। रीड क्लैन के लगभग सभी लोग अपनी आंखें बंद कर चुके थे। उन्हें यकीन था कि अगले ही पल एक भयानक खून खराबा होने वाला है और वे उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन इस दुनिया हिला देने वाले हमले के सामने भी तुम्हारा जवाब इतना शांत था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तुम बचने की कोशिश तक नहीं करते, बस हवा में चुपचाप खड़े रहते हो और उस सॉर्ड की हुई जिसमें पहाड़ों को चीर देने की ताकत थी को पूरी तरह अपने ऊपर गिरने देते हो। बूम। पूरे ब्लूस्टोन सिटी में जोरदार धमाका गूंज उठता है। जहां तुम खड़े थे वहां से एनर्जी का एक भयानक तूफान उठता है जो ऊपर के बादलों तक को चीर कर रख देता है। एल्डर थॉर्न के चेहरे पर एक बेरहम और संतुष्ट मुस्कान फैल जाती है। उसे यकीन था कि कोई भी जिंदा इंसान अपने नंगे शरीर से ऐसा वार नहीं झेल सकता। इतना भयानक हमला तो हेवन टियर आर्मर पहनने वाले की भी स्पिरिचुअल कोर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा देता। लेकिन जैसे ही धुआं और धूल छंटती है उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। तुम अब भी हवा में तैर रहे थे। गहरे सुनहरे आर्मर में लिपटी तुम्हारी आकृति पूरी तरह सलामत थी। आर्मर पर हल्का सा भी निशान नहीं था, एक खरोंच तक नहीं। क्या एल्डर थॉर्न की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं? यही था तुम्हारा पूरी ताकत वाला वार। तुमने एक हाथ उठाकर अपने कंधे की धूल झाड़ी और निराश लहजे में कहा, बहुत कमजोर, इतनी भी ताकत नहीं कि मुझे खुजली तक हो। एल्डर थॉर्न गुस्से से कांप उठा। वो सामने की सच्चाई मानने को तैयार ही नहीं था। नामुमकिन, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। वो जोर से दहाड़ा। उसके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से दौड़ने लगी। उसके हाथ लगातार सील्स बनाने लगे। वो एक और भी खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तुम उसे दूसरा मौका देने वाले नहीं थे। गेम ओवर, तुमने धीरे से कहा और 9 हेवंस विंड स्टेप एक्टिवेट कर दी। अपनी जगह सिर्फ एक आफ्टर इमेज छोड़कर तुम एक पल में गायब हो गए। एल्डर थॉर्न की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी स्पिरिचुअल सेंस चारों तरफ फैल गई, लेकिन उसे तुम्हारा जरा सा भी निशान नहीं मिला। अगले ही पल उसके कान के पास एक ठंडी भूत जैसी आवाज गूंजी, मुझे ढूंढ रहे हो। एल्डर थॉर्न का खून जैसे जम गया। उसने बिना सोचे समझे पीछे हथेली से वार किया, लेकिन वहां सिर्फ एक और आफ्टर इमेज था। उसी समय तुम्हारी असली आकृति उससे लगभग 100 मीटर पीछे दिखाई दी। तुम्हारी प्राइमोर्डियल आइज पहले से एक्टिव थीं। तुम्हारी नजर में एल्डर थॉर्न के शरीर में बहती स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह साफ दिखाई दे रही थी। ऊपर से उसका फ्लो भले ही बेदाग लगता था, लेकिन उसमें अनगिनत कमजोरियां छिपी थीं और उनमें से हर एक उसकी मौत का रास्ता था। अब सब खत्म हो गया। तुमने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी इंडेक्स फिंगर आगे कर दी। एक ही पल में हवा थम गई, बादल बिखर गए और एक ऐसा ऑरा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतना प्राचीन, वीरान, दबदबे वाला और हर चीज पर हावी होने वाला, तुम्हारे शरीर से फैलकर पूरे आसमान और धरती पर छा गया। उस पल चाहे नीचे रीड क्लैन के लोग हों या पूरे ब्लूस्टोन सिटी का कोई भी जीव, हर किसी को लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। सांस लेना तक एक लग्जरी बन गया। उधर आसमान में एल्डर थॉर्न को लगा जैसे वो बर्फ की गहरी खाई में गिर गया हो। डर के मारे उसे एहसास हुआ कि किसी रहस्यमयी ताकत ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया है। उसके आसपास की स्पेस लोहे की तरह सख्त हो चुकी थी। वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता था। वो सिर्फ बेबस होकर देख सकता था कि तुम्हारी साधारण सी दिखने वाली उंगली धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। स्काई शैटरिंग फिंगर। पहली उंगली आसमान को भेदती है, दूसरी धरती को झुका देती है। एल्डर थॉर्न की आंखों में पहली बार कभी ना खत्म होने वाला डर और पछतावा दिखाई दिया। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी चीख लगाई। वो उंगली देखने में धीमी थी, लेकिन उसने स्पेस की दूरी को पल भर में पार कर लिया। उसने एल्डर थॉर्न के हर बचाव को नजरअंदाज करते हुए सीधे उसके डैंशन पर हल्के से टैप किया। तब बस एक हल्की सी आवाज हुई। एल्डर थॉर्न के शरीर के चारों तरफ मौजूद ऑरा फटे हुए गुब्बारे की तरह एक पल में बिखर गया और पूरी तरह गायब हो गया। उसने हैरानी से अपने पेट पर बने उस छोटे से बिना किसी रोशनी वाले घाव की तरफ देखा। जिस कल्टीवेशन पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था वो तेजी से बिखर रही थी। उसकी सारी ताकत और उसकी जिंदगी दोनों उससे छिन चुकी थीं। न चाहते हुए भी वह अपने आखिरी शब्द बुदबुदाता है और अगले ही पल उसका शरीर हवा से तेज आवाज के साथ नीचे गिरता है।
वह रीड अरीना के बीचों बीच जाकर टकराता है और एक विशाल गड्ढा बना देता है। एज्योर सनसेट की बाहरी शाखा के ग्रैंड एल्डरथॉर्न, एक कोर फॉर्मेशन रेल्म पावर हाउस मारे जा चुके थे। पूरा शहर सन्नाटे में डूब गया। जिसने भी ये नजारा देखा उसे लगा जैसे उसकी दुनिया की सारी समझ एक पल में बिखरकर धूल बन गई हो। तुम अपनी उंगली वापस खींचते हो, धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरते हो और जमीन पर पड़े उस बेजान शरीर पर एक नजर डालते हो। तुम्हारी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। बहुत शोर है, इतना कहकर तुम मुड़ते हो और अपने आंगन की तरफ चल देते हो। लेकिन तभी एल्डरथॉर्न के कपड़ों में रखा एक जेड पेंडेंट अचानक टूट जाता है। उस पर सोन की पहचान अंकित थी। अगले ही पल बेहद गुस्से और अधिकार से भरी एक स्पिरिचुअल विल आसमान की ओर उठती है और हवा में एक विशाल रौबदार इंसानी चेहरा बन जाता है। उसकी नजर सीधी तुम पर आकर टिक जाती है। पूरे ब्लूस्टोन सिटी के आसमान में एक गूंजती हुई दहाड़ फैल जाती है। मेरे एज्योर सनसेट के एल्डर को मारने की हिम्मत किसने की? वो विशाल चेहरा पूरी तरह विल पावर से बना हुआ था। उसका रौबदार चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। उसकी गरज किसी देवता के क्रोध की तरह पूरे ब्लूस्टोन सिटी में गूंज उठी। पूरा शहर उस दबाव के नीचे दब गया। लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया। मेरे एज्योर सनसेट के एल्डर को मारने की हिम्मत किसने की? एल्डर डेमियन और बाकी सभी लोगों के चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए। उनके शरीर कांप रहे थे, मानो किसी भी पल जमीन पर गिर पड़ेंगे। ये स्पिरिचुअल विल प्रोजेक्शन, भले ही इसमें कोई असली फिजिकल पावर नहीं थी, लेकिन इसकी विल पावर एल्डरथॉर्न से 100 गुना ज्यादा भयानक थी। ये एज्योर सनसेट के सेक्ट मास्टर एलिस्टेयर वेन का स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन था, एक असली लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन रेल्म पावर हाउस। ऐसे अस्तित्व के सामने सिर्फ उसका दबाव ही किसी भी हेवन पियर्सिंग रेल्म कल्टिवेटर की इच्छा शक्ति तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन तुमने सिर्फ हल्के से अपना सिर उठाया। तुमने आसमान में तैरते उस विशाल चेहरे को ऐसे देखा जैसे कोई किसी मामूली खिलौने को देख रहा हो। बहुत शोर है, तुमने शांत स्वर में कहा, फिर अपनी उंगलियों को तलवार की तरह सीधा किया और आराम से उसकी तरफ एक वार कर दिया। न कोई एनर्जी ब्लास्ट, न कोई चमकदार टेक्निक, बस एक साधारण सा बिना किसी मेहनत का वार। छर्राक हल्की सी आवाज गूंजी जैसे कोई कपड़ा फट गया हो। आसमान में तैरते उस घमंडी और रौबदार चेहरे की दोनों भौहों के बीच अचानक एक काली दरार उभर आई। वो दरार पल भर में फैल गई और कुछ ही सेकंड में पूरे चेहरे पर छा गया। एलिस्टेयर वेन के चेहरे पर जमी हुई गुस्से की अभिव्यक्ति वहीं ठहर गई और उसकी जगह साफ साफ अविश्वास दिखाई देने लगा। अगले ही पल पूरा स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन अनगिनत रोशनी के कणों में बिखर गया और हवा में गायब हो गया। स्वर्ग और धरती फिर से शांत हो गए, मानो अभी अभी दुनिया को हिला देने वाला दबाव और वो देवता जैसी पूछताछ कभी हुई ही न हो। ब्लूस्टोन सिटी पहले से भी गहरे सन्नाटे में डूब गया। अगर एल्डरथॉर्न को एक उंगली से मारने से सबकी समझ हिल गई थी, तो इस एक साधारण वार से सेक्ट मास्टर का स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन मिटा देना उनकी सोच और समझ की आखिरी सीमा भी तोड़ चुका था। क्या किसी इंसान के पास ऐसी ताकत हो सकती है? और ये सब करने के बाद भी तुम ऐसे खड़े थे जैसे बस अपने कपड़ों से धूल का एक कण झाड़ा हो। तुमने हाथ नीचे कर लिया और दोबारा आसमान की तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारी नजर हैरानी से पत्थर बने रीड क्लैन के लोगों के ऊपर से गुजरी और आखिर में उस आदमी पर जाकर रुकी जो क्लोई की तलवार की नोक के नीचे जमीन पर गिरा पड़ा था। वो जूलियन था। उसका पूरा शरीर तूफान में उड़ते पत्ते की तरह बेकाबू होकर कांप रहा था। उसकी आखिरी उम्मीद, उसका आखिरी सहारा एज्योर सनसेट तुम्हारे सामने कागज की तरह कमजोर साबित हुआ था, जो हल्के से छूते ही बिखर गया। डर ने उसके पूरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। तुम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े, एक एक कदम ऊपर से उसकी तरफ देखते हुए तुम शांत आवाज में बोले, अब भी संघर्ष कर रहे हो चोजन वन? तुम्हारी आवाज धीमी थी, लेकिन जूलियन के लिए वो सीधे उसकी छाती पर हथौड़े के वार जैसी लगी। नहीं नहीं, तुम कौन हो? तुम आखिर हो क्या? जूलियन बेतहाशा बड़बड़ाने लगा। वो अपने शरीर को पीछे घसीटते हुए तुमसे जितनी दूर हो सके उतनी दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम अब उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा बुरा सपना बन चुके थे। तुमने उसके इस बेवकूफी भरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी नजर धीरे से एक तरफ गई जहां क्लोई हाथ में तलवार लिए खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। क्लोई, तुमने शांत आवाज में कहा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि गलती मेरी थी? क्लोई का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। आंसुओं से भरा उसका चेहरा उलझन और दर्द से भरा हुआ था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि शुरुआत कहां से करे। तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हारी आवाज में जरा भी भावना नहीं थी। तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता था। तुम्हें लगा कि जब उसने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी कल्टीवेशन गाइड की, तो इसका मतलब था कि उसे सच में तुम्हारी परवाह थी। क्लोई का चेहरा पल पल और पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन जब वो पहली बार तुमसे मिला था तब से उसे सिर्फ तुम्हारे अंदर मौजूद सुप्रीम बोन चाहिए थी, जो वैसे भी कभी तुम्हारी थी ही नहीं। ये शब्द किसी तेज धार वाली तलवार की तरह उसके दिल में उतर गए। उन्होंने झूठी मोहब्बत की परत को चीरकर उसके नीचे छिपा हुआ खूनी सच सामने रख दिया। उसे हिडन ड्रैगन माउंटेन रेल्म का राज पता था, लेकिन उसने किसी और को नहीं बताया। वो सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले गया। तुम्हें लगा कि वो तुम्हें खास समझता है। असल में उसे सिर्फ ऐसा इंसान चाहिए था जो रीड परिवार को जानता हो, उसे अंदर जाने का रास्ता दिला सके और जरूरत पड़ने पर उसकी ढाल बन जाए। सॉर्ड सॉवरेन केव में उसने बिना एक पल रुके पूरी विरासत अकेले ले ली। क्या उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में सोचा? ट्रू ड्रैगन ब्लड पूल में ब्लैक स्पिरिट बीस्ट का सामना करते वक्त उसका पहला ख्याल खुद को बचाना था।
उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया ताकि तुम अपनी जान खुद बचाओ और तुम्हें लगा कि यही किसी हीरो की निशानी है। जब मेरे सामने उसकी हर चाल नाकाम हो गई तो उसने तुम पर कैसे चिल्लाया था। उसने कहा था कि ये सब तुम्हारे रीड परिवार की गलती है। उसने अपनी हर नाकामी का दोष तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर डाल दिया। तुम्हारा हर शब्द एक जोरदार थप्पड़ की तरह क्लोई के चेहरे पर नहीं बल्कि सीधे उसके दिल पर पड़ रहा था। एक के बाद एक यादें उसके दिमाग में बिजली की रफ्तार से घूमने लगीं। जूलियन का नरम व्यवहार, जूलियन का अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाना, जूलियन के वो गंभीर वादे। लेकिन अब तुम्हारी बातों के बाद वही सारी यादें अचानक बेहद अजीब और मजाक जैसी लगने लगीं। उसे याद आया कि जब भी जूलियन उसे देखता था उसकी आंखों में हमेशा लालच की एक हल्की चमक होती थी। उसे ब्लड पूल में उसके चेहरे पर दिखा गुस्सा याद आया। उसे याद आया कि तुमसे हारने के बाद जूलियन किस तरह पागलों की तरह चिल्लाया था और हर चीज का दोष रीड परिवार पर डाल रहा था। तो ये सब शुरू से ही झूठ था। तथाकथित प्यार, तथाकथित सुरक्षा, शुरू से आखिर तक सिर्फ एक धोखा। उसे कभी क्लोई नाम की उस लड़की की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ उसके अंदर मौजूद सुप्रीम बोन चाहिए थी और रीड परिवार की बेटी होने की वजह से मिलने वाले फायदे। शुरू से आखिर तक वो बस एक बेचारी मोहरा थी जिसे इस्तेमाल किया गया और फिर छोड़ दिया गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जूलियन, मुझे बताओ कि ये सब सच नहीं है। क्लोई पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ जूलियन की तरफ देखा। वो बस उसके मुंह से एक बार ये सुनना चाहती थी कि ये सब झूठ है। लेकिन जूलियन, वो तो पहले ही डर और निराशा में पूरी तरह डूब चुका था। तुम्हारी सब कुछ भेद देने वाली नजर के सामने उसके सारे भेष उतर चुके थे। अब वो बस डर के मारे बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, तुम मॉन्स्टर हो। ये बात खुद ही सब कुछ साबित करने के लिए काफी थी। क्लोई अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने मुंह भर खून उगल दिया जिससे उसके कपड़ों का अगला हिस्सा पूरी तरह लाल हो गया। उस आदमी को देखकर जिसे वो कभी सबसे ज्यादा मानती थी, जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी, उसकी आंखों में बची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह बुझ गई। उसकी जगह अब सिर्फ कभी न खत्म होने वाला पछतावा और ठंडा धधकता हुआ गुस्सा बचा था। उसे अपने अंधेपन पर पछतावा था, अपने घर में भेड़िया लाने पर पछतावा था, अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने पर पछतावा था और सबसे बढ़कर उस भाई को ठेस पहुंचाने पर पछतावा था जिसे उसे हमेशा प्यार करना चाहिए था। जूलियन के गले से एक टेढ़ी और डरावनी हंसी निकली। उसकी तलवार अब एक पल के लिए भी नहीं रुकी। ब्लेड गूंज उठी। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुस्सा और सबसे पक्का इरादा समेटे हुए वो सीधे जूलियन के गले की तरफ वार कर बैठी। क्लोई के इस पछतावे और गुस्से से भरे हमले का सामना करते हुए जूलियन, जिसका मन पहले ही टूट चुका था, जिंदा रहने की जबरदस्त चाह दिखाता है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। वो पागलों की तरह दहाड़ा। उसके दिल की जगह से सुनहरी रोशनी का एक तेज धमाका हुआ। ये उसकी पिछली जिंदगी से बची हुई फीकी फॉर्चून का आखिरी धागा था और उसके रिबर्थ की सबसे बड़ी पूंजी भी। अब अपनी जान बचाने के लिए उसने बिना एक पल की झिझक के उसे पूरी तरह जला दिया। बूम! उसके शरीर से एनर्जी की एक भयानक लहर फूट पड़ी। उस लहर के सामने क्लोई की ब्लेड घास के तिनके जितनी कमजोर साबित हुई। उसका वार तुरंत टूट गया और वो खुद पीछे की तरफ उछलकर जोर से जमीन पर जा गिरी। सुनहरी रोशनी में लिपटा जूलियन का शरीर एक चमकती हुई लकीर में बदल गया और सोच से भी ज्यादा तेज रफ्तार से एज्योर सनसेट की तरफ भाग निकला। ईथन, मेरा इंतजार करना। मेरी फॉर्चून मेरी अपनी है, स्वर्ग की नहीं। मैं इस दुनिया का हीरो हूं। तुम मुझसे सब कुछ नहीं छीन सकते। जब मैं 6 फॉर्चून्स को पूरी तरह फ्यूज कर लूंगा और एक बेजोड़ टेक्निक में मास्टर बन जाऊंगा, तब तुम सबको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नफरत से भरा उसका ये जहरीला श्राप आसमान में दूर तक गूंजता चला गया। अपनी फीकी फॉर्चून को जलाकर बनाई गई उसकी एस्केप टेक्निक इतनी तेज थी कि उसने कोर फॉर्मेशन रेल्म की रफ्तार की सीमा भी पार कर दी। पलक झपकते ही उसका अक्स आसमान से गायब हो गया। ये देखकर रीड क्लैन के सभी लोग घबरा गए। हम उसे भागने नहीं दे सकते। उस इंसान का दिल जहर से भरा हुआ है। अगर वो वापस एज्योर सनसेट पहुंच गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मार्कस चिंता में पसीने पसीने हो चुका था और बेचैनी से चिल्ला रहा था। हर किसी की नजर तुम्हारी तरफ थी, लेकिन तुम बस शांत खड़े रहे। उसके पीछे जाने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया। तुमने उस दिशा में देखा जहां जूलियन गायब हुआ था। तुम्हारे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक टूटा हुआ शरीर और रीबर्थ। मैं कहूंगा ये बस थोड़ा बड़ा मजाक है, तुमने सपाट आवाज में कहा। वो बच नहीं पाएगा। इन 4 साधारण शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास और दबदबा था कि रीड क्लैन के हर बेचैन दिल को तुरंत सुकून मिल गया। आखिर तुमने तो सेक्ट मास्टर के स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन को भी आसानी से मिटा दिया था। ऐसे में जूलियन, जिसने अपनी सारी फॉर्चून बर्बाद कर दी थी और अब शिकार किए गए कुत्ते की तरह भाग रहा था, आखिर क्या कर सकता था? तुमने उस जोकर के बारे में और नहीं सोचा। तुम मुड़े और क्लोई के पास चले गए। इस वक्त वो जमीन पर गिरी हुई थी, सदमे में खाली निगाहों से खुद से बड़बड़ा रही थी। ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मैंने पूरे रीड परिवार को दुख पहुंचाया। वो खुद को कभी खत्म न होने वाले इल्जाम और पछावे में डुबो चुकी थी। उसकी मेंटल स्टेट पूरी तरह टूटने की कगार पर थी। तुमने उसे देखा, तुम्हारी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। तुमने न उसे दिलासा दिया, न उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तुमने बस अपनी उंगली बढ़ाकर उसके माथे को हल्के से छू दिया। अगले ही पल केओस एनर्जी की एक ठंडी और साफ धारा क्लोई के दिमाग में बह गई। उसकी बिखरी हुई मेंटल स्टेट तुरंत संभल गई
और उसके विचारों का सारा केओस धीरे धीरे साफ होकर स्थिर हो गया। ईथन क्लोई ने धीरे से सिर उठाया। तुम्हारा जाना पहचाना, लेकिन अब अजनबी सा चेहरा देखते ही उसकी आवाज भर्रा गई और उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। इस बार ईथन कहना पहले जैसा दिखावा या दूरी नहीं था, ये सीधे उसके दिल से निकली आवाज थी जो गहरे गिल्ट से भरा हुआ था। जिंदगी में एक बार अंधा होना ही काफी है। तुमने अपनी उंगली वापस खींच ली। तुम्हारी आवाज अब भी शांत थी, तुम्हारे शरीर के अंदर की सुप्रीम बोन अब तुम्हारा इनर डीमन बन चुकी है। अगर इसे नहीं निकाला गया तो इस जिंदगी में तुम्हारी कल्टीवेशन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सुनकर क्लोई का शरीर कांप उठा। अगर पहले की बात होती तो उसे लगता कि तुम सुप्रीम बोन अपने लिए चाहते हो, लेकिन अब उसके मन में जरा भी शक नहीं बचा था। उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं समझ गई, ये शुरू से ही मेरा नहीं था। अब समय आ गया है कि इसे इसके असली मालिक को लौटा दूं। उसने पहले ही मन बना लिया था। सुप्रीम बोन वापस करके मन की शांति पाना कहीं बेहतर था, बजाय इसके कि वो ऐसी चीज को पकड़े रखे जिस पर उसका कोई हक ही नहीं था। तुमने कुछ पल तक उसे गहराई से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर तुम डेमियन की तरफ मुड़ गए। पिताजी, मैं बाहर जा रहा हूं। डेमियन ने तुम्हारी तरफ देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब तुम्हारे साथ कैसे बात करे। क्या तुम अब भी वही बेकार बेटा थे जिसे वो अपनी मर्जी से डांट सकता था? नहीं, उसके सामने अब एक ऐसा इंसान खड़ा था जो किसी भगवान से कम नहीं था। ऐसा भगवान जो पूरे रीड परिवार बल्कि पूरे ब्लूस्टोन सिटी की किस्मत बदल सकता था। आज से रीड परिवार का आखिरी फैसला मेरा होगा, तुमने बिना घुमाए फिराए ऐलान कर दिया। जी, डेमियन ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के सिर झुका दिया। आज से पूरा रीड परिवार आपके आदेश का पालन करेगा। उसका सिर पहले से भी ज्यादा झुक गया। एल्डर थॉर्न मजाक नहीं कर रहा था। ये वही इंसान था जिसने एज्योर सनसेट के लीडर का सामना करने में भी एक पल नहीं सोचा। ऐसे इंसान के सामने फैमिली हेड की कुर्सी क्या मायने रखती थी? अगर तुम इसी वक्त उसे मरने का आदेश भी दे देते तो भी वो शिकायत का एक शब्द नहीं कहता। अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार। ग्रैंड एल्डर मार्कस खुशी से कांप उठा। उसकी बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रीड परिवार को आखिरकार एक सच्चा ड्रैगन मिल ही गया। बाकी रीड क्लैन के लोग भी एक एक करके घुटनों पर बैठ गए। हर किसी के चेहरे पर जोश साफ दिखाई दे रहा था। इस दुनिया में हमेशा से एक ही नियम चला है, स्ट्रांग रूल द वीक, ताकतवर ही सबसे ऊपर होता है। और आज तुमने अपनी ताकत से उन सबको पूरी तरह जीत लिया था। उसी समय रीड एस्टेट के बाहर ब्लूस्टोन सिटी के कई बड़े परिवारों के मुखिया अपने अपने कीमती गिफ्ट्स लेकर गेट के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कोई जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे सभी माफी मांगने आए थे। तुमने बस एक नजर बाहर डाली और शांत स्वर में डेमियन से कहा, ब्लूस्टोन सिटी में जूलियन की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लो और शहर में जिन जिन लोगों का उससे कोई भी लेना देना रहा है उन सबका एक एक करके हिसाब करो, और जो लोग बाहर हैं उन्हें गेट पर ही इंतजार करने दो। इतना कहकर तुम वापस अपने आंगन की तरफ मुड़ जाते हो, जैसे ये खबर जो पूरे ब्लूस्टोन सिटी को हिला सकती थी तुम्हारे लिए बस एक मामूली बात हो। मेरे बेटे नहीं, मेरे यंग मास्टर डेमियन ने जल्दी से तुम्हें पुकारा। एज्योर सनसेट, ये नाम सुनते ही सबका दिल जैसे गले में आ गया। यही तो रीड परिवार के सिर पर लटकती असली तलवार थी। सबसे तेज और सबसे खतरनाक तुमने उनके एक एल्डर को मार दिया था और उसकी स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन भी नष्ट कर दी थी। अब एज्योर सनसेट का बदला तेज और भयानक होना तय था। तुम्हारे कदम एक पल के लिए रुके, तुम पीछे मुड़े भी नहीं, बस शांत आवाज में एक ऐसा वाक्य कहा जिसने पूरे ब्लूस्टोन सिटी को हिला दिया, कल मैं खुद एज्योर सनसेट से मिलने जाऊंगा, बस इतना ही। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही पूरा ब्लूस्टोन सिटी पहले कभी न महसूस किए गए डर से घिर चुका था। शहर का हर कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन छोड़कर सड़कों पर आ गया और एज्योर सन माउंटेन्स की तरफ देखने लगा। हर चेहरे पर टेंशन और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सब जानते थे आज का दिन अगले 100 सालों तक ब्लूस्टोन सिटी की किस्मत तय करने वाला था। एज्योर सनसेट के साथ ये टकराव अब टलने वाला नहीं था। रीड एस्टेट के अंदर माहौल बेहद भारी था। डेमियन ने परिवार के सभी एलीट गार्ड्स को इकट्ठा कर लिया। पूरे परिवार का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर दिया गया। हालांकि सब जानते थे कि असली ताकत के सामने ये सारी तैयारियां लगभग बेकार थीं, लेकिन फिलहाल वे इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। क्लोई ने सादे सफेद कपड़े पहन लिए। वो पूरी रात एक पल भी नहीं सोई थी। अब वो चुपचाप तुम्हारे आंगन के बाहर खड़ी थी। हालांकि उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में फिर से वही पक्का इरादा लौट आया था। वो इंतजार कर रही थी अपने भाई का कि वो आज इस सब का अंत कर दे। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा और तभी वे आ गए। बूम बूम बूम, दूर आसमान से युद्ध के भारी नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। हर धड़कन ऐसा एहसास दे रही थी जैसे सीधे वहां मौजूद हर इंसान के दिल पर चोट कर रही हो। पूरब की दिशा में एक विशाल परछाई सूरज को ढकती हुई आगे बढ़ी। एक के बाद एक विशाल वॉरशिप्स दिखाई देने लगे। हर वॉरशिप पर कवच पहने हुए एज्योर सनसेट के ताकतवर डिसाइपल्स खड़े थे। हवा में लहराते एज्योर सन के झंडे लगातार फड़फड़ा रहे थे। कुछ ही पलों में 100 से ज्यादा वॉरशिप्स का एक विशाल बेड़ा पूरे ब्लूस्टोन सिटी को चारों तरफ से घेर चुका था। खून और हत्या की भयानक ऑरा आसमान में इकट्ठी होकर खून जैसे लाल बादलों के समंदर में बदल गई। इस बार एज्योर सनसेट अपनी पूरी ताकत के साथ आया था। सिर्फ एक जूनियर से निपटने के लिए उन्होंने पूरा सेक्ट ही लेकर आ गए थे। सबसे बीच में मौजूद सबसे विशाल फ्लैगशिप पर बैंगनी ड्रैगन एम्ब्रॉयडरी वाले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ पीछे बांधे सम्मान से खड़ा था।
वही था एज्योर सन सेक्ट का सेक्ट मास्टर एलिस्टेयर वेन। उसके दोनों तरफ कई एल्डर्स खड़े थे, उनमें से हर एक कोर फॉर्मेशन रेल्म का पावर हाउस था। ऐसी लाइनअप ब्लूस्टोन जैसे 10 शहरों को भी आसानी से मिटा सकती थी। सेक्ट मास्टर, नीचे वही शहर है। पीछे से एक जहरीली आवाज सुनाई दी। जूलियन धीरे धीरे एलिस्टेयर वेन के पीछे से बाहर आया। सिर्फ एक रात में ही वो जैसे कई दशक बूढ़ा हो गया था। उसके कभी काले बाल अब चांदी जैसी लटों में बदल चुके थे। अपनी फॉर्चून को जबरदस्ती जलाने की कीमत अब साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी डरावनी चमक से भरी थीं। उनके अंदर पागलपन की आग जल रही थी। ईथन, वो राक्षस, वो इसी शहर में है। वेन ने नीचे पूरे शहर पर नजर डाली। जंगी जहाजों के उस विशाल बेड़े के सामने तुम छोटे और मामूली लग रहे थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था। मेरा आदेश सुनो। शहर में जो भी रीड परिवार से जुड़ा हुआ मिलेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जो भी रीड परिवार के बचे हुए लोगों को शरण देगा उसे सेक्ट से निकाल दिया जाएगा, और जो कोई भी विरोध करेगा उसकी कल्टिवेशन छीन ली जाएगी। ये बर्फ जैसा ठंडा आदेश स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए पूरे ब्लूएस्ट सिटी के हर कोने तक फैल गया। सड़कों पर चीख पुकार और मायूसी छा गई। यही एक टॉप टियर सेक्ट की ताकत थी। उनकी नजर में इंसानी जिंदगी की कीमत घास फूस से ज्यादा नहीं थी। जूलियन वॉन ने अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ देखा। तुम्हें पूरा यकीन है कि ईथन के पास हेवन टियर ट्रेजर है? यही असली वजह थी कि उसने पूरे सेक्ट को यहां इकट्ठा किया था। मैं अपने डाओ हार्ट की कसम खाता हूं, मेरी बात का एक भी शब्द झूठ नहीं है। जूलियन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। वो ड्रैगन के आकार का एक जबरदस्त आर्मर है। उसका ग्रेड इतना ऊंचा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वैसा ट्रेजर कभी नहीं देखा। वॉन की आंखों में लालच साफ झलकने लगा। अगर हमें वो आर्मर मिल गया तो एज्योर सन सेक्ट तुरंत 10,000 ली के दायरे में सबसे ताकतवर सेक्ट बन जाएगा। फिर उसने जूलियन की तरफ देखा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम पहले ही अपनी फाउंडेशन बर्बाद कर चुके हो। इस जिंदगी में तुम्हारे लिए आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं बची। इस जिंदगी में तुम्हारे लिए आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन चूंकि तुमने ये ट्रेजर की जानकारी दी है, इसलिए ये सेक्ट मास्टर तुम्हें बदला लेने का एक मौका देगा। धन्यवाद। सेक्ट मास्टर जूलियन के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। उसने जोर से अपने दांत भींचे अपनी जीभ काट ली और अपने सामने हवा में एसेंस ब्लड उगल दिया। अपने शरीर से मैं अपनी ओरिजिन जलाता हूं, अपनी आत्मा से मैं अपनी पोटेंशियल जलाता हूं। मैं सब कुछ दांव पर लगा देता हूं, अपने रीबर्थ के बाद से जुटाई गई फॉर्चून की आखिरी बूंद तक, सिर्फ इस आखिरी लड़ाई के लिए। सीक्रेट आर्ट ब्लड फायर राइट। जैसे ही उसने पागलों की तरह मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसकी पहले से कमजोर पड़ चुकी ऑरा अचानक विस्फोट की तरह बढ़ने लगी। उसका शरीर लंबा होने लगा। सिकुड़ी हुई मसल्स फिर से भर गईं और सफेद पड़ चुके बाल दोबारा काले हो गए। उसके शरीर से ऐसा दबाव फूटा जो अर्ली स्टेज कोर फॉर्मेशन रेल्म से बहुत आगे था और हल्का सा लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन रेल्म की दहलीज तक पहुंच रहा था। यही उसका आखिरी तुरुप का पत्ता था, आखिरी लड़ाई जो उसने सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार की थी। ईथन, बाहर आओ और मर जाओ। जूलियन ने आसमान की तरफ देखकर जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में पागलपन भरी खुशी साफ सुनाई दे रही थी। उसी पल रीड एस्टेट के टूटे फूटे आंगन का गेट चरमराते हुए धीरे धीरे खुला। काले कपड़ों में एक आदमी धूप में नहाया हुआ बिना किसी जल्दबाजी के बाहर निकलकर सामने आया। वो तुम थे। तुमने ऊपर देखा, पहले आसमान में फैली उस अंधेरी विशाल सेना की तरफ, फिर जूलियन के आधे पागल हो चुके रूप की तरफ, जिसकी ऑरा लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर चिंता का जरा भी निशान नहीं था, मानो इतना भव्य नजारा जो आसमान और धरती तक को फीका कर सकता था, तुम्हारी नजर में सिर्फ भिनभिनाती मक्खियों का झुंड हो। तुमने बस एक कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल तुम्हारा शरीर पहले से ही रीड एस्टेट के ऊपर हवा में खड़ा था, सामने उस विशाल अरमाडा का सामना करते हुए। सब एक साथ मेरे पास आ जाओ, मुझे थोड़ी जल्दी है। इस तरह मैं तुम सबका काम एक साथ खत्म कर दूंगा। तुम्हारी सपाट आवाज पूरे आसमान में गूंज गई और हजारों एज्योर सन सेक्ट के चेलों के कानों तक साफ साफ पहुंच गई। लेकिन यही शांत और कैजुअल लहजा उन्हें सबसे ज्यादा अपमानजनक लगा। हमसे निपटेगा आखिर किस दम पर? हमारे 100 से ज्यादा वॉरशिप्स, हमारे हजारों कोर डिसाइपल्स, हमारे सेक्ट मास्टर और हमारे सभी एल्डर्स से अकेले निपटेगा? क्या ये पागल हो गया है या फिर बस बेवकूफ है? बदतमीज मौत सामने खड़ी है, फिर भी इसकी जुबान नहीं रुक रही। इसे मार डालो। एल्डर थॉर्न का बदला लो। ब्लूएस्ट सिटी से पूरे रीड परिवार का नामो निशान मिटा दो। कुछ पल की खामोशी के बाद पूरे फ्लीट से ऐसी दहाड़ उठी कि पहाड़ कांप गए और समुद्र उफान मारने लगा। लेकिन फ्लैगशिप पर खड़ा वेन अब भी कोई ऑर्डर नहीं देता। वो बस नीचे खड़े तुम्हें घूरता रहता है। उसके सीने में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। ये नौजवान कुछ ज्यादा ही शांत था। ये किसी ऐसी चींटी जैसी शांति नहीं थी जिसे अगले ही पल सेना कुचलने वाली हो, बल्कि एक ऐसे भगवान जैसी शांति थी जो इंसानों के बीच चल रहे इस तमाशे को सिर्फ देख रहा हो। खासतौर पर उसकी हल्की सी भींची हुई मुट्ठी, उसमें स्पिरिचुअल पावर का जरा सा भी एहसास नहीं था। फिर भी लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन मास्टर जैसे वेन के दिल में एक पल में बेचैनी भर गई। सेक्ट मास्टर, इसकी बातों में मत आइए। जूलियन की पागल आवाज बीच में गूंज उठी। वो पहले ही बदले की आग में पूरी तरह जल चुका था। उसकी समझ लगभग खत्म हो चुकी थी। ये जरूर कोई चाल चल रहा है। अब मेरी सोर्स पावर बढ़ चुकी है। मेरी ताकत पहले से 100 गुना ज्यादा है। इसे मारना बहुत आसान होगा। ईथन, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
जूलियन अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था। वो दहाड़ते हुए सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ अपनी छाती के सामने जोड़ लिए। उसके पीछे फॉर्चून का जलता हुआ फैंटम धीरे धीरे साफ रूप लेने लगा। शाही वस्त्र पहने और एम्परर सॉर्ड थामे, एक धुंधली आकृति सामने उभरी। बॉन्ड फॉर सॉवरेंटी, सॉवरेन ड्रैगन फिस्ट। आसमान हिला देने वाली ड्रैगन रोर के साथ वो शाही फैंटम मानो सभी जीवों का फैसला सुनाने और पूरी दुनिया पर सर्वोच्च अधिकार जमाने की इच्छा लिए एक मुक्का मारता है। अपनी पूरी चमक पर पहुंची सुनहरी ऑरा एक 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन में बदल गई, जो आसमान चीरता हुआ सीधा तुम्हारी तरफ दहाड़ता हुआ आया। इस एक मुक्के में जूलियन की चुराई हुई सारी फॉर्चून थी। उसकी किस्मत की आखिरी बची हुई ताकत भी उसी में समा चुकी थी। उस वार की शक्ति कोर फॉर्मेशन रेल्म की सीमा से बहुत आगे निकल चुकी थी। जहां जहां उसकी ताकत पहुंचती वहां वहां स्पेस इंच इंच करके टूटने लगता। नीचे ब्लू स्टोन सिटी की रक्षा करने वाले अनगिनत फॉर्मेशंस और वार्ड्स भी उस दबाव में एक एक करके टूटने लगे। ये जूलियन का सबसे ताकतवर हमला था। उसने इस एक वार पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसे पूरा यकीन था कि ये एक ही पंच तुम्हें तुम्हारे आर्मर समेत पूरी तरह चकनाचूर कर देगा। इस दुनिया को खत्म कर देने वाले वार का सामना करते हुए आखिरकार तुमने रिएक्ट किया। तुमने अपनी तरफ दहाड़ते हुए आते गोल्डन ड्रैगन की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। तुमने बस धीरे से अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखने लगे। उसी पल तुम्हारी काली आंखें बदल गईं। तुम्हारी बाईं आंख में केओस एनर्जी ऐसे घूमने लगी जैसे पूरा एक यूनिवर्स उसके अंदर जन्म ले रहा हो। तुम्हारी दाहिनी आंख में प्राचीन बैंगनी धुंध ऐसे घूम रही थी मानो स्वर्ग और पृथ्वी बनने से पहले वही हर चीज की शुरुआत रही हो। अंतहीन और समझ से परे एंशिएंट आइज पूरी तरह खुल गईं। उसी पल तुम्हारे शरीर के अंदर एक बेहद प्राचीन ऑरा जाग उठी। तुम्हारे पीछे धीरे धीरे एक धुंधला दृश्य उभरने लगा। एक असीम शून्य जहां न समय था, न स्पेस, न कोई रूल्स, सिर्फ अंतहीन केओस एनर्जी थी जो लगातार उमड़ रही थी। जैसे ही वो दृश्य सामने आया पूरी दुनिया वहीं रुक गई। हवा थम गई, बादल जम गए। 100 से ज्यादा वॉरशिप्स ऐसे रुक गए जैसे एम्बर में फंसे हुए कीड़े हों। उनमें जरा सी भी हरकत नहीं बची। हजारों एज्योर सनसेक्ट डिसाइपल्स के चेहरों पर जमी हंसी और नफरत भी उसी पल जमकर रह गई। यहां तक कि वेन को भी महसूस हुआ कि उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह बहना बंद हो गई है। इस पल ये पूरी दुनिया अब अपने पुराने रूल्स का पालन नहीं कर रही थी। उनकी जगह कहीं ज्यादा प्राचीन, कहीं ज्यादा विशाल रूल्स का एक नया सेट जबरदस्ती इस दुनिया पर हावी हो चुका था। अब सिर्फ एक ही चीज थी जो अब भी आगे बढ़ रही थी, जूलियन का सॉवरेन ड्रैगन फिस्ट, जिसमें उसकी फॉर्चून की आखिरी बूंद तक समा चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे 100 फीट के दायरे में दाखिल हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो शानदार 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन, उसकी बॉडी रिफाइनिंग से बनी विशाल स्पिरिचुअल पावर और उसके अंदर बुना हुआ इंपीरियल लॉ इतनी तेजी से बिखरने लगा कि उसे नंगी आंखों से साफ देखा जा सकता था। आखिर में वो सब टूटकर कच्ची प्राइमोर्डियल एनर्जी में बदल गया और पूरी तरह गायब हो गया। ये ऐसा था जैसे बर्फ धधकते सूरज से टकरा जाए, नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा पक्का। ये एक हायर ऑर्डर लॉ था जो सीधे जीवन के स्रोत में मौजूद था, तुम्हारे केओस डोमेन के अंदर। दुनिया की शुरुआत के बाद बने हर रूल और एनर्जी का हर रूप सिर्फ एक भ्रम था। नहीं, नामुमकिन। जूलियन के चेहरे पर छाई जीत और पागलपन की मुस्कान पल भर में हमेशा के लिए डर में बदल गई। वो बेबस होकर देखता रह गया कि उसका सबसे ताकतवर हमला तुम तक पहुंचने से कई दर्जन फीट पहले ही हवा में पूरी तरह गायब हो गया। वो तुम्हारे कपड़ों के किनारे तक को छू नहीं पाया। क्या बस यही तुम्हारा तुरुप का पत्ता था? आखिरकार तुमने अपनी नजर उस पर डाली। तुम्हारी वो बेपरवाह, बिना किसी भावना वाली नजर जूलियन को ऐसा महसूस करा रही थी जैसे उसे बर्फ की गहरी खाई में धकेल दिया गया हो। सो कॉल्ड फॉर्चून, सो कॉल्ड रीबर्थ। सच कहूं, ये अब तक की सबसे मजेदार चीज है जो मैंने देखी है। ये शब्द गिरते ही तुम्हारी आकृति वहीं से गायब हो गई जहां तुम खड़े थे। कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं हुई। ये सिर्फ शरीर की सबसे शुद्ध गति थी जो स्पेस और समझ दोनों से परे थी। धड़ाम। जूलियन कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि उसकी छाती पर एक सीधा और जोरदार मुक्का पड़ चुका था। क्रैक। वो सुप्रीम बोन जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था उसी पल टूट गई। जिस शरीर को उसने अपनी पूरी दौलत झोंककर मजबूत बनाया था, वो इस साधारण से मुक्के के सामने सड़ी हुई लकड़ी जितना कमजोर साबित हुआ। वो उल्कापिंड की तरह आसमान से नीचे गिरा और एस्टेट के मैदान में जोरदार धमाके के साथ आ टकराया, जिससे चारों तरफ धूल का बड़ा बादल उठ गया। जूलियन के मुंह से खून के साथ उसके अंदरूनी अंगों के टूटे हुए टुकड़े भी बाहर निकल आए। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की कम से कम आधी हड्डियां टूट चुकी थीं। उधर आसमान में तुम्हारी आकृति धीरे धीरे फिर उसी जगह दिखाई देने लगी जहां तुम पहले खड़े थे। एक मुक्का, बस एक ही मुक्का, और ये तथाकथित चोजन वन जिसने कोर फॉर्मेशन लेट स्टेज तक पहुंचने के लिए अपनी सारी दौलत झोंक दी थी, एक ही वार में बुरी तरह घायल हो चुका था। पूरी दुनिया पर सन्नाटा छा गया। आसमान में मौजूद हजारों एज्योर सनसेट के शिष्य, वहां खड़े सभी एल्डर्स और यहां तक कि बेन भी सबके सब पत्थर की मूर्तियों की तरह वहीं जमे रह गए। जो उन्होंने अभी देखा था उसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने आखिर अभी देखा क्या था? जूलियन, जिसने अपनी जान और दौलत दोनों दांव पर लगा दी थी, जो इतना ताकतवर हो गया था कि पूरा सेक्ट उससे डरने लगा था। वो सिर्फ एक मुक्के में हार गया और उसका सॉवरेन ड्रैगन फिस्ट हवा में ही गायब हो गया। वो केओस का ऐसा माहौल था जिसके सामने आसमान और धरती के नियम भी हार मान चुके थे। वो डरावनी रफ्तार इतनी तेज थी कि स्पिरिचुअल सेंस
भी उसे ट्रैक नहीं कर सकती थी। इस पूरे नज़ारे ने, उसके हर हिस्से ने उन सभी बातों को पूरी तरह तोड़ दिया जिन पर उन्हें अब तक यकीन था। फ्लैगशिप पर खड़े कोर फॉर्मेशन रेल्म के एक एल्डर के मुंह से कांपते हुए दो शब्द निकले, नेसेंट सोल्डर, एक महामारी की तरह पूरी एजोर सन आर्मी में फैल गया। नीचे अरीना में तुम धीरे धीरे नीचे उतरते हो, एक एक कदम चलते हुए क्रेटर के किनारे पहुंचते हो और नीचे पड़ी जूलियन की टूटी फूटी मिट्टी जैसी हालत को देखते हो। जूलियन जोर जोर से खांस रहा था, उसका पूरा शरीर ऐंठन से कांप रहा था और हर सांस के साथ उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया और जहर, नफरत और उलझन से भरी आंखों से तुम्हें घूरने लगा। क्यों मैं हीरो हूं, मैं रीबॉर्न वन हूं, जिसे महान बनने के लिए चुना गया है। मुझे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देना चाहिए था, मुझे सबसे ऊपर पहुंचना चाहिए था। फिर मैं तुम जैसे विलन से कैसे हार सकता हूं? वो इसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। वो अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें साथ लेकर लौटा था। उसे अनगिनत अपॉर्चुनिटीज के बारे में पहले से पता था और उसने वो सुप्रीम बोन भी चुरा ली थी जो किसी और की थी। उसकी जिंदगी की स्क्रिप्ट तो लगातार जीतने के लिए लिखी गई थी। उसे अपने रास्ते में आने वाले हर गॉड और बुद्धा को कुचलते हुए सबसे ऊपर पहुंचना था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब कुछ गलत क्यों हो गया? उसकी हर स्कीम मजाक बन गई, उसका हर ट्रम्प कार्ड बेकार साबित हो गया। प्रोटैगनिस्ट, तुम्हारे चेहरे पर आखिरकार एक हल्की सी मुस्कान आई, वैसी मुस्कान जैसी किसी जोकर का तमाशा देखकर आती है। तुम्हें किसने बताया कि तुम प्रोटैगनिस्ट हो? तुम्हारी प्राचीन आंखें जिनमें केओस और एंशिएंट मिस्ट समाई हुई थी, अचानक चमक उठी। अगले ही पल एक अदृश्य विल पूरे ब्लूस्टोन सिटी में फैल गई। वहां मौजूद हर इंसान के दिमाग में बिना किसी आवाज के साफ साफ तस्वीरें उभरने लगीं। एक सोल जो अनंत अंधेरे में भटक रही थी, जिसके अंदर बेहिसाब गुस्सा था और अपनी किस्मत को स्वीकार न करने की जिद भरी हुई थी। वो टाइम और स्पेस को चीरते हुए अतीत में लौट रही थी। सीन बदल गया जब जूलियन पहली बार क्लोई से मिला था। उसका वो नरम, मासूम और खूबसूरत चेहरा उसके अंदर छिपे सुप्रीम बोन के लिए लालच को छिपा रहा था। फिर सबने देखा कैसे उसने मीठी मीठी बातों से क्लोई को ड्रैगन एसेंशन सीक्रेट रेल में अपने लिए रास्ता खोलने पर मजबूर किया। कैसे उसने एक के बाद एक सोची समझी चालें चलकर उसे अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल किया। कैसे सॉर्ड सॉवरेन केव में उसने अकेले पूरी विरासत हड़प ली और फिर पलटकर क्लोई से उनके भविष्य के झूठे वादे करता रहा। फिर उसके मन की गहराई भी सबके सामने खुल गई। उसने रीड परिवार, एजोर सनसेट और बाकी सभी लोगों को कभी अपना नहीं माना था। उसकी नजर में वे सिर्फ उसकी ताकत बढ़ाने की सीढ़ियां थे और कुछ नहीं। ये सारे सीन, उसके सबसे गहरे राज, उसके दिल के सबसे अंधेरे ख्याल, सब कुछ तुम्हारी प्राइमोर्डियल आइज ने जूलियन की सोल की गहराई से बेरहमी से बाहर खींच लिया और सबके सामने रख दिया। नहीं, ये झूठ है, सब झूठ है। जूलियन दर्द से भरी चीख मार उठा। एक रिबॉर्न वन होने का उसका सबसे बड़ा राज, उसके दिल का सबसे अंधेरा हिस्सा, अब वहां मौजूद हर इंसान के सामने पूरी तरह नंगा हो चुका था। उसकी इज्जत का आखिरी सहारा भी पूरी तरह टूट चुका था। उसे बार बार पैरों तले कुचला जा रहा था। आसमान में वे का चेहरा लोहे की तरह सख्त और राख जैसा फीका पड़ चुका था। उसे आखिरकार सब समझ आ गया। उसके साथ धोखा हुआ था। कोई सेक्ट का जीनियस नहीं, कोई चोजन वन नहीं। शुरू से आखिर तक जूलियन बस एक मामूली चोर था जिसने एजोर सनसेट को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया था। उसने पूरे सेक्ट को इकट्ठा किया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और ये सब एक ऐसे बेकार इंसान के लिए जिसकी वजह से उसने एक ऐसे डरावने अस्तित्व को नाराज कर दिया जिसे वो समझ भी नहीं सकता था। पछतावा और किलिंग इंटेंट उसके सीने में एक साथ उमड़ रहे थे। उधर जमीन पर रीड क्लैन के जिन लोगों को कभी जूलियन के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी थी, उनके चेहरों पर अब सिर्फ नफरत और डर बचा था। सबसे ज्यादा क्लोई टूट चुकी थी। वो कांपते हुए उन यादों को देख रही थी। जूलियन की हर झूठी मुस्कान, उसका हर मीठा झूठ अब एक तेज तलवार बन चुका था जो उसके दिल को बार बार चीर रही थी। अब समझ आया? तुम्हारी आवाज जूलियन के कानों में गूंजी। तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम बस एक चोर हो जिसने किसी और की चीज चुराई, खुद को मालिक समझने लगा और आखिर में उसी घटिया कीड़े की तरह अपनी असली जगह पर वापस घसीट लिया गया। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जूलियन आधा पागल होकर चिल्लाया। इस दुनिया में ताकतवर हमेशा कमजोर को निगलता है, विनर ही रूल करता है। दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। मैं तो बस वही वापस लेना चाहता था जिस पर मेरा हक था। तुम्हारा हक तुमने हल्के से अपना पैर जूलियन के चेहरे पर रख दिया। उसकी गुस्से भरी चीख, उसका बचा हुआ आखिरी पागलपन, सब तुम्हारे पैर के नीचे मिट्टी में मिल गया। तुम इसके लायक हो। बूम! इस एक ठोकर के साथ ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज पूरी तरह टूट गई हो। जूलियन का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसकी आंखों की चमक तेजी से फीकी पड़ने लगी। उसके रीबर्थ का आखिरी सहारा, उसका सबसे बड़ा यकीन कि वही असली फॉर्चून था। तुमने उसी पल उसे सबसे बेरहमी से कुचल दिया। उसका विश्वास पूरी तरह टूट गया और उसी पल उसकी आत्मा की गहराइयों में छिपी वो धुंधली फॉर्चून जो कभी उसकी थी ही नहीं, अपनी बुनियाद खो बैठी। वो सुनहरी रोशनी के अनगिनत धागों में बदलकर उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। भागती हुई फॉर्चून जैसे किसी अदृश्य खिंचाव से खिंची चली जा रही थी। वो पागलों की तरह तुम्हारी तरफ दौड़ी और सीधे तुम्हारे शरीर में समा गई। तुम्हारी केओस बॉडी एक अथाह ब्लैक होल की तरह हर चीज को निगल रही थी। भागती हुई फॉर्चून की आखिरी बूंद तक उसने पूरी तरह सोख ली।
जूलियन का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा। उसके काले बाल एक पल में सफेद हो गए और अगले ही पल राख बनकर झड़ गए। उसकी लाइफ फोर्स बेहद तेजी से खत्म होने लगी। होश के आखिरी पल में उसे आखिरकार सच समझ आ गया, वो कभी चोजन वन था ही नहीं, वो हमेशा से सिर्फ एक मजाक था, और इस कहानी का असली मास्टर तुम थे। फुस एक हल्की सी आवाज आई। जूलियन का शरीर अपना आकार बनाए नहीं रख सका, वो मुट्ठी भर राख में बदल गया जिसे हवा अपने साथ उड़ा ले गई। एक पीढ़ी का रिबॉर्न जीनियस, शरीर और आत्मा दोनों पूरी तरह मिट गए। जूलियन मर चुका था, धूल के एक कण की तरह बिना कोई निशान छोड़े। पूरा आसमान और जमीन सन्नाटे में डूब गए। हर किसी की नजर अरीना के बीचों बीच खड़े उस काले कपड़े पहने इंसान पर टिकी थी, जिसके ऊपर धूल का एक कण तक नहीं गिरा था। तुमने जूलियन को ऐसे खत्म कर दिया जैसे हाथ के एक झटके से किसी परेशान करने वाली मक्खी को हटा दिया हो। सब खत्म करने के बाद तुमने धीरे धीरे सिर उठाया। तुम्हारी नजर हजारों एज़्योर सनसेट के चेलों पर घूमी जो अब पूरी तरह खामोश खड़े थे। आखिर में तुम्हारी नजर फ्लैगशिप पर खड़े उस आदमी पर जाकर रुकी जिसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। एज़्योर सनसेट के सेक्ट मास्टर एलिस्टेयर वैन, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन वो किसी भारी हथौड़े की तरह हर एज़्योर सनसेट मेंबर के दिल पर गिरी। वैन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने गहरी सांस ली, अपने अंदर के डर को दबाया और फ्लैगशिप से उतरकर दूर से तुम्हारी तरफ हाथ जोड़ दिए। आदरणीय एल्डर, आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि एज़्योर सनसेट को उस गद्दार जूलियन ने धोखा दिया। उसी की वजह से हमसे इतनी बड़ी गलती हुई। मैं एलिस्टेयर वैन पूरे एज़्योर सनसेट की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूं। आप हमसे जो भी मांगेंगे एज़्योर सनसेट बिना किसी शर्त के मान लेगा। मैं बस इतना चाहता हूं आदरणीय एल्डर कि आप मेरे सेक्ट के हजारों मासूम डिसाइपल्स पर दया करें और हमें एक मौका दे दें। जो सेक्ट मास्टर आम दिनों में हमेशा गरिमामय और दबदबे वाला दिखता था, वो इस समय जितना हो सके उतना झुक चुका था। वो पूरे सेक्ट के भविष्य के बदले बस जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद खरीदना चाहता था, लेकिन तुम बस उसे चुपचाप देखते रहे, कुछ नहीं कहा। तुम्हारी वे सब कुछ देख लेने वाली आंखें वैनेट को ऐसा महसूस करा रही थी जैसे उसके अंदर बाहर का हर राज तुम्हारे सामने खुल चुका हो। उसके पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक ठंडी लहर दौड़ गई। धोखा, आखिरकार तुम बोले। तुम्हारी आवाज में हल्का सा मजाक था। अगर जूलियन ने हेवन टियर आर्मर की बात नहीं की होती तो क्या तुम यहां आते? अगर तुम्हें मेरे शरीर पर मौजूद खजानों का लालच नहीं होता तो क्या तुम अपने पूरे सेट को साथ लेकर सब कुछ दांव पर लगा देते? सिर्फ इन दो सवालों ने वैनेट की झूठी शालीनता की आखिरी परत भी उतार दी। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल पड़ गया। जब गलती करते हो तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम्हारी आवाज में जरा भी भावना नहीं थी, और तुम्हारी कीमत होगी तुम्हारे पूरे सेक्ट का विनाश। जैसे ही ये शब्द निकले, वैनेट के दिल में बची हुई उम्मीद की आखिरी चिंगारी भी बुझ गई। उसकी जगह सिर्फ बेकाबू गुस्सा और क्रूरता बची। बदतमीज, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले पूरे एज़्योर सनसेट का सामना कर सकते हो? सभी एल्डर्स, मेरा आदेश मानो। गॉड स्लेयर अरे एक्टिवेट करो। वैनेट जोर से दहाड़ा। उसे अच्छी तरह पता था कि अब इस मामले का शांतिपूर्ण हल निकलने का कोई मौका नहीं बचा था। अब सिर्फ लड़ाई ही बाकी थी। उसके आदेश के साथ ही कई कोर फॉर्मेशन एल्डर्स और फ्लीट में मौजूद सैकड़ों हेवन पियर्सिंग रेल्म कोर डिसाइपल्स एक साथ आसमान में उड़ गए और एक जटिल फॉर्मेशन में अपनी अपनी जगह ले ली। उनकी स्पिरिचुअल पावर तेजी से बढ़ने लगी, आपस में जुड़ती गई और आखिरकार एनर्जी की एक विशाल धारा में बदल गई। कुछ ही पलों में 10 ली तक फैला एक विशाल अरे बन गया। अरे के भीतर किलिंग इंटेंट आसमान तक पहुंच गया और हजारों फीट लंबे एक विशाल एनर्जी ब्लेड में बदल गया। उस ब्लेड पर नीली बिजली चमक रही थी और उसकी नोक सीधे तुम्हारी तरफ तनी हुई थी। यही था एज़्योर सनसेट का गॉड स्लेयर अरे, वही ताकत जिसके भरोसे वे 10,000 ली तक बिना किसी चुनौती के राज करते आए थे। एक बार पूरी तरह एक्टिवेट हो जाने पर यह अरे कोर फॉर्मेशन रेल्म के सबसे ताकतवर पावर हाउस को भी मार सकता था। उसे मार डालो। वैनेट की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसके आदेश के साथ ही हजारों फीट लंबा वो विशाल ब्लेड, जिसमें सब कुछ मिटा देने की ताकत थी, सीधे तुम्हारे सिर की तरफ गिर पड़ा। पूरे एज़्योर सनसेट की संयुक्त ताकत से बने इस आखिरी हमले को देखकर भी तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया। तुमने अपने पीछे केओस विजन तक नहीं बुलाया। तुमने बस धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, उंगलियों को ब्लेड की तरह सीधा किया और आराम से उस विशाल एनर्जी ब्लेड पर वार कर दिया। न कोई दुनिया हिला देने वाली रफ्तार, न कोई चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, बस एक साधारण सा बिना किसी मेहनत का वार। तुम्हारी उंगलियों के सिरे पर एक पतली सी काली रेखा चमकी जो मानो सारी रोशनी को निगल सकती थी। वो सीधा उस विशाल ब्लेड से टकराई जिसमें पूरे अरे की ताकत समाई हुई थी। ब्लेड की नोक से शुरू होकर एक पतली काली दरार चुपचाप फैलने लगी। दरार लगातार चौड़ी होती गई जब तक कि विशाल ब्लेड साफ तौर पर 2 हिस्सों में नहीं टूट गया। अगले ही पल वो रोशनी के अनगिनत कणों में बिखर गया और पूरी तरह गायब हो गया। फट फट फट। हर एल्डर और डिसाइपल जिसने उस फॉर्मेशन को बनाए रखा था, बिजली का झटका लगने की तरह एक साथ मुंह भर भर कर खून उगलने लगा। उनका ऑरा पल भर में खत्म हो गया। फॉर्मेशन उंगली के एक हल्के से इशारे में ही बिखर गया। न नामुमकिन वैन का अब तक का शांत चेहरा पूरी तरह बदल गया, लेकिन तुमने उसे दूसरा मौका नहीं दिया। तुमने बस एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल भूत की तरह सीधे उसके सामने पहुंच गए।
वेन सिर्फ एक शब्द बोल ही पाया था कि तुम्हारी उंगलियों ने हल्के से उसके माथे को छू लिया। धड़ाम एज्योर सनसेट का सेक्ट मास्टर लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन रेल्म का पावर हाउस एलिस्टेयर वेन, उसका पूरा शरीर उसी पल रोशनी के कणों में बदल गया और आसपास की स्पेस में हमेशा के लिए गायब हो गया। आसमान में एक के बाद एक चमक उठने लगी। हर फ्लैश के साथ एक और कोर फॉर्मेशन एल्डर का शरीर रोशनी में बदलकर गायब हो जाता। सिर्फ कुछ ही सेकंड में एज्योर सनसेट के सारे लीडर मारे जा चुके थे। ये सब खत्म होने के बाद तुम हवा में तैरते रहे और नीचे मौजूद 100 से भी ज्यादा वॉरशिप्स और हजारों डिसाइपल्स की तरफ देखा। उनके चेहरे पर सिर्फ डर था, दिल पूरी तरह दहशत से जम चुके थे। तुमने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, उंगलियां फैलाईं और फिर धीरे से मुट्ठी बंद कर ली। गड़गड़ 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 आसमान में तैर रहे 100 से भी ज्यादा वॉरशिप्स ऐसे लगे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें जकड़ लिया हो। अगले ही पल वे बुरी तरह मुड़ने लगे, मरोड़ खाने लगे और आखिरकार एक एक करके फट गए। अनगिनत एज्योर सन डिसाइपल्स निराशा भरी चीखों के बीच इमरजेंसी अरे के जरिए एज्योर सन माउंटेन्स वापस टेलीपोर्ट हो गए। एक सेक्ट वॉर जो पूरे रीजन का पावर बैलेंस बदल सकता था, इस अजीब और अविश्वसनीय तरीके से खत्म हो गया। कुछ देर बाद तुम धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरे और रीड एस्टेट लौट आए। तुम सीधे क्लोई के सामने जाकर रुके। ईथन, वो कांपती आवाज में बोली, उसकी आंखों में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थीं। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, तुमने शांत स्वर में कहा। क्लोई ने बिना सोचे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तुमने अपनी उंगलियों को ब्लेड का आकार दिया और हल्के से उसकी छाती की तरफ बढ़ाया। वो सुप्रीम बोन जिसने उसे कभी अनगिनत सम्मान भी दिया था और अनगिनत दर्द भी, एक हल्के से इशारे में उसके शरीर से बाहर निकल आई और हवा में तैरने लगी। क्लोई का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने जरा भी विरोध नहीं किया। फिर भी तुमने सुप्रीम बोन अपने लिए नहीं ली। तुम्हारी उंगली से शुद्ध केओस एनर्जी की एक धारा निकली और सुप्रीम बोन को पूरी तरह घेर लिया। केओस एनर्जी की रिफाइनिंग के बाद उसके अंदर मौजूद गंदगी का आखिरी निशान भी मिट गया। अब सुप्रीम बोन पूरी तरह शुद्ध हो चुकी थी और दिव्य रोशनी से चमक रही थी। ये सब करने के बाद तुमने हल्का सा इशारा किया। पूरी तरह बदली हुई सुप्रीम बोन वापस क्लोई के शरीर में समा गई। बूम, क्लोई के शरीर से पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर ऑरा फूट पड़ा। उसी पल उसकी कल्टिवेशन फाउंडेशन पूरी तरह बदल गई। ये अपने अंदर अचानक बढ़ी हुई ताकत महसूस करके क्लोई को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये तुम्हारी ही थी और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। तुम्हारी आवाज अब भी बिल्कुल शांत थी। इसके बाद तुम मुड़े और अपने आंगन की तरफ चल पड़े। पीछे पूरा रीड परिवार, यहां तक कि पूरी ब्लूइस्ट सिटी हैरानी और सम्मान में घुटनों के बल झुकी हुई थी। जैसे ही तुम अपने आंगन में कदम रखने वाले थे, तुम्हारे कदम अचानक रुक गए। तुम्हारे सीने में ठीक उसी जगह जहां कभी तुमसे सुप्रीम बोन छीन ली गई थी, अचानक जलती हुई गर्मी फैल गई। वो सुप्रीम बोन जिसे जूलियन ने कभी तुमसे चुरा लिया था, अब तुम्हारी केओस बॉडी ने खुद दोबारा उगा दी थी। एक ऐसी सुप्रीम बोन जो सच में तुम्हारी अपनी थी। उसी पल दोनों सुप्रीम बोन्स मानो एक दूसरे से जुड़ गईं, समय और स्पेस से बहुत दूर। किसी जगह से जानकारी की एक विशाल धारा अचानक तुम्हारे दिमाग में उमड़ पड़ी। एक टूटा बिखरा स्टारफील्ड जहां अनगिनत गॉड्स और डीमंस कभी खत्म न होने वाली लड़ाई में उलझे हुए थे। खून से लथपथ एंशिएंट किंग्स आसमान से लगातार गिर रहे थे और उसी युद्ध भूमि के सबसे किनारे एक धुंधली सी आकृति ने जैसे तुम्हारी नजर को महसूस किया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और समय व स्पेस के अनगिनत युगों को पार करती हुई उसकी टूटी हुई इच्छा तुम्हारे दिमाग में गूंज उठी, मेरे लौटने का इंतजार करना, मैं सब कुछ फिर से ठीक कर दूंगा।